यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, आपको जैसा कि पता है, हमारी इंस्टीट्यूट ने 5 नए केस लॉज दिए हैं आपके एग्जाम के लिए, दैट इज द मई 2024 के लिए। एंड उसके साथ साथ में इस वाले लेक्चर में हम कुछ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर भी कवर करने वाले हैं जो कि आपको कॉम्पैक्ट में नहीं दे रखे हैं। उसके साथ साथ में इस बार एक नया टॉपिक और आया है, दैट इज लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो उसमें कुछ बेप्स 2.0 करके एक फंडा आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है। आज अपन उसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीए फाइनल के लिए न्यू केसेस कौन कौन से हैं? सर आपके पास में जो ये पीडीएफ है वो कहां से लाए हम? तो पीडीएफ लाने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, दैट इज भवर बोराना डायरेक्ट टैक्स करके, और ये वेरीफाइड चैनल है जिसपे टिक मारा हुआ है। ये वाले चैनल को आप फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस पे देखोगे तो मैंने एक पीडीएफ डाल रखा है, वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये नहीं हो तब हो पाता तो आप एक काम करिए, वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट का नाम है दैट इज द bbvirtual.com। bbvirtual.com पे जाएंगे आप लोग, और फ्री रिसोर्सेज में आपको यहाँ पे सीए फाइनल न्यू केस लॉस नोटिफिकेशन सर्कुलर वाला फाइल है, वो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से नए केस लॉ। बड़े सिंपल सिंपल से केस लॉ है, आपको लगेगा यार ये तो हमको पहले से आते हैं। तो चलिए, सबसे पहला केस लॉ दैट इज द महाले आनंद फिल्टर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 2023 एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। पहली चीज तो एक बड़ी कॉमन है कि ये जितने भी पांचों केस लॉ है, पांचों ही केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, और एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। मींस आप ये समझिए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं केस लॉ पे तो 99% प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि सुप्रीम कोर्ट वाले जो केस लॉ है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस लॉ में हुआ क्या, ये जो एसएससी है, इस एसएससी ने क्या किया, एक बिल्डिंग जो है वो भाड़े पे ली थी। समझने की कोशिश करना, जैसे ये हमारा एसएससी है, और एसएससी ने क्या किया, बिल्डिंग भाड़े पे ली है। मींस एसएससी हमारा लेसी है, और इसने भाड़े पे किससे ले रखी है? लेसर से ले रखी है। अब एक बात समझना, एक दूसरा बंदा है वो लेसर है। अब आपको पता रहेगा, जो लेसी रहता है, जो भाड़े पे बिल्डिंग को लेता है, टेनेंट रहता है, वो लेसर को एक तो रेंट देता है, बट अलोंग विद दैट यू नो दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देता है। तो इन्होंने एसएससी ने लेसर को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट वाज 5.8 करोड़ रुपए। सो 5.8 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था। अब एक बात समझिए, थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया किसी पॉइंट को लेके, और जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो अब वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करे? तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो एसएससी है हमारा लेसी है, इन्होंने ये 5.8 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरगो कर दिया। फोरगो कर दिया का मतलब ये बोला कि चलो ये तुम ही रख लो, हमको नहीं चाहिए। ऐसा होता है ना, बहुत बार सेटलमेंट पे आते हैं, सेटलमेंट कर दिया, और ये 5.8 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लेसी ने लेसर को दिया हुआ था वो उन्होंने फोरगो कर दिया फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। नाउ क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि 5.8 करोड़ जो आपने फोरगो किया है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये क्वेश्चन था, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो पीएनडल के डेबिट में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो पीएनडल के डेबिट में नहीं जाएगा। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जो देते हो ना, वो डिपॉजिट का नेचर क्या है? डिपॉजिट का नेचर इज अ कैपिटल नेचर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दिस इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है कि कैन फोरगोइंग अ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू सेटल अ डिस्प्यूट बी कंसिडर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सो हियर जस्ट फैक्ट एंड एनालिसिस एंड डिसीजन पे आइए। व्हेन द एसएससी शॉट टू वैकेट सर्टेन लीज प्रीमाइसेस, dispute arose, and to end the dispute with the lessor, SSC agreed not to claim the security deposit of 5.8 crore. The apex court का मतलब always supreme court, affirmed the decision of the high court. high court ने भी ऐसा ही बोला था, which held that amount of 5.8 crore could not be treated as revenue expenditure merely because it was paid in the course of dispute. It is evident that character of the amount was of capital nature and remains so, although SSC decided to forego 4.8 crore of the security deposit. So in simple word, it will be treated as your capital expenditure. तो आप चाहिए तो एक काम करिए, इसको मर्ज करके सिर्फ आप यहाँ पे लिख लिए, it is treated as a capital expenditure, not a revenue expenditure. So it is not allowed to SSC in the P&L debit side. चलिए second question. Second case law is related to the KBD Sugars and Distilleries Limited 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। एंड गाइस ये केस लॉ भी बड़ा प्यारा केस लॉ है। अब इसमें हुआ क्या,
कि एक कंपनी था और एक कंपनी के कुछ अंडरटेकिंग थी, कुछ सेगमेंट्स थे, कुछ यूनिट्स थी, उसमें से उन्होंने एक यूनिट का डीमर्जर कर दिया। लेकिन हुआ क्या, एट द टाइम ऑफ डीमर्जर उसका बिजनेस बंद हो गया, मतलब बिजनेस बंद था, फिर उस यूनिट को डीमर्ज किया और डीमर्जर करने के बाद फिर वो यूनिट ने अपना वापस से काम करना चालू किया। नाउ क्वेश्चन यहां पे ये आता है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लो ये फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है, इस कंपनी का ये एक यूनिट है या जिसको आप सेगमेंट बोल सकते हो, ये अंडरटेकिंग है करके, ठीक है, और ये अंडरटेकिंग नंबर 1 है और ये दूसरा वाला अंडरटेकिंग नंबर 2 है। अब अंडरटेकिंग नंबर 1 है, इसको इन्होंने डीमर्ज कर दिया और डीमर्ज करके और फिर इन्होंने डीमर्ज करके और इसको नई कंपनी बना दिया। फॉर एन एग्जांपल एक के लिमिटेड करके नई कंपनी बना दिया। अब डीमर्जर में आपको अगर याद रहेगा, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमर्जर। तो डीमर्जर को डीमर्जर कब बोलते हैं, जब उसमें 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन के जो अंडरटेकिंग डीमर्ज हो रहा है उसकी ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन के इस पुरानी कंपनी के 75% शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। ये जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नई कंपनी के शेयर मिलने चाहिए। जो भी असेट ट्रांसफर हो रही है बुक वैल्यू पे होनी चाहिए। एंड गाइस उसमें एक कंडीशन ये थी कि ये जो ट्रांसफर हो रही है ना अंडरटेकिंग, ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर होनी चाहिए। ये जो अंडरटेकिंग जो ट्रांसफर हो रही है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर होनी चाहिए। दैट वाज वन ऑफ द कंडीशन। नाउ क्वेश्चन यहां पे ये आया कि ये अंडरटेकिंग 2 है ना, इसका बिजनेस कुछ टाइम से बंद था, मींस बिजनेस बंद था, इन्होंने इसको ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने के बाद फिर इस अंडरटेकिंग ने अपना बिजनेस चालू किया। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये गोइंग कंसर्न माना जाएगा या नहीं। दैट वाज द पॉइंट कि गोइंग कंसर्न वर्ड का मीनिंग क्या है। गोइंग कंसर्न वर्ड का मीनिंग क्या ऐसा है कि रनिंग यूनिट ही होनी चाहिए, मींस दिस यूनिट इज अ रनिंग यूनिट, या क्या रनिंग यूनिट ही ट्रांसफर होनी चाहिए, या फिर फॉर एन एग्जांपल ये यूनिट है वो अभी काम नहीं कर रही है एंड उसको अगर ट्रांसफर कर दिया और फिर उसने अपना वर्क स्टार्ट किया तो भी वो डीमर्जर माना जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन किस लिए आया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के लिए। बिकॉज आपको पता है कि जो भी डीमर्ज कंपनी के इस सेगमेंट के जो बिजनेस के लॉसेस होंगे अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो नया वाला कंपनी है वो उसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर पाएगी। अगर वो डीमर्जर है, अगर वो डीमर्जर की सब कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए गोइंग कंसर्न का मतलब आप रनिंग यूनिट से नहीं लोगे। गोइंग कंसर्न मींस जो भी पुरानी अंडरटेकिंग है उसकी ऑल असेट लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए और अगर वो ट्रांसफर हो जाती है तो उसको डीमर्जर माना जाएगा। दिस डज नॉट मीन्स दैट के रनिंग यूनिट ही होना चाहिए। हो सकता है वो यूनिट ने अपना काम करना कुछ टाइम पहले बंद कर दिया था और अब वो डीमर्जर करके और वापस से वो काम करना चालू कर सकती है। आंसर इज यस, ये डीमर्जर माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। चलिए आ जाइए, देखिए इस पॉइंट में क्या बोला है। तो देखिए, can the resulting entities set off and carry forward the losses of the dysfunctional unit of the demerged entity? तो यहां पे ITET का ओपिनियन क्या था, पहले वो देखिए। ITET opinion that the word use on the going concern basis in section 2 clause number 19AA sub clause number 6 only means that the transfer should be based on going concern and it does not means that undertaking being transferred should be a going concern as on the date of transfer। मतलब इन्होंने बोला कि आपका जो ट्रांसफर होना चाहिए ना वो ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। इट डज नॉट मीन्स दैट के जो एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न पे वर्क कर रही है, ऐसा नहीं है करके, ठीक है, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, स्कीम ऑफ डीमर्जर है दैट इज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, क्योंकि आपको पता है जो स्कीम ऑफ डीमर्जर होती है वो पहले कोर्ट से अप्रूव करवानी पड़ती है और जब कोर्ट ने अप्रूव कर दिया तो भैया चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। The scheme of demerger, which is approved by the court, clearly established that fact that the transfer of the undertaking is indeed on the going concern basis. The asset liabilities, and try to understand the asset liabilities, employee, debt, obligation, right, etc. of undertaking immediately prior to demerger stand entirely vested with the assessee upon the demerger. मिस जो उस अंडरटेकिंग के असेट थी, लाइबिलिटी थी, एम्प्लॉय थी, डेट थी, ऑब्लिगेशन थी, राइट थी, वो एज इट इज गोइंग कंसर्न में नहीं को जा रही है ना, तो यहां पे ये भैया डीमर्जर माना जाएगा। दिस अमाउंट टू ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस। आगे क्या दे रखा है, अ सिंपल रीडिंग ऑफ द सेम makes it very clear that the assessee is eligible for benefit under section 72A subsection 4, that is carry forward and set off of the losses of demerged company.
The act, Miss Income Tax Act, does not state that the undertaking being demerged ought to be going concern at the time of demerger. It is only stated that undertaking being demerger should stand transfer in a manner similar to the manner in which going concern is transferred. Accordingly, the High Court held that if the unit were running और प्रॉफिटेबल द सेम वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर द डीमर्जर। हाईकोर्ट बोलती है कि अगर कोई यूनिट है वो मान लो काम कर रही है और प्रॉफिट कमा रही है तो वो डीमर्जर के लिए वो हो सकता है अवेलेबल ही नहीं हो करके, ठीक है। इट वुड बी इनकॉन्जरस टू कॉन्स्टिट्यूट सेक्शन 2 clause number 19AA to mean a running unit. The scheme of demerger had been approved by the high courts and therefore the assessee was entitled to set off brought forward losses. Supreme Court affirmed the decision of the high court. Supreme Court ने high court के decision पे थप्पा लगा दिया, बोला जैसा high court ने बोला वैसा सही है। ITET ने भी सही बोला, high court ने भी सही बोला, Supreme Court ने भी सही बोला। चलिए उसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द सिकंदराबाद क्लब 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। मुझे लगता है ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ये वाला जो केस लॉ है वो एग्जाम में आ सकता है। सिकंदराबाद क्लब 2023 सुप्रीम कोर्ट। मेरे को तो इस बार ये लग रहा है कि पांचों में से आपको 2 केस लॉ तो एग्जाम में मिलेंगे, 5 में से 1 या 2 तो मिलने वाला है, ठीक है। चलिए सिकंदराबाद क्लब में क्या हुआ, आपको पता है एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इंसान खुद के साथ कभी बिजनेस नहीं कर सकता, हम हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकते, तो म्यूचुअलिटी से जो भी इनकम होती है वो पूरी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जितने भी इंडिया में क्लब है, क्लब का मतलब वो वाले आपके वाले क्लब नहीं, ड्रैगन फ्लाई वगैरह वो सब नहीं, लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक और वो क्लब की बात नहीं हो रही है। यहां क्लब का मतलब होता है कि तुम्हारे जो भी लायंस क्लब है, या जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सोशल क्लब्स होते हैं जिसमें लोग जाते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और वो पैसा खुद के लिए ही यूज करते हैं, दैट टाइप ऑफ क्लब। वहां स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह होती है, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह आपने सुना होगा। सो दैट टाइप ऑफ क्लब एज वेल एज आप जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटियां देखोगे, दैट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी है वो म्यूचुअलिटी के सिद्धांत पे काम करती है, म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल पे काम करती है और उनकी जितनी भी इनकम है वो बेसिकली एग्जेम्प्ट होती है। म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे हम 10 फ्रेंड है, 10 फ्रेंड ने मिलकर 1,000 कंट्रीब्यूट किया और टोटल हुआ 10,000 और हमने बोला हम 31 दिसंबर की नाइट को सेलिब्रेट करेंगे। नाउ 10 फ्रेंड ने 1,000 कंट्रीब्यूट किया, टोटल इज 10,000। आउट ऑफ दैट फॉर एन एग्जांपल वी हैव स्पेंट ओनली 7,000, 3,000 इज रिमेनिंग विद अस। सो क्वेश्चन इज दैट इज 3,000 विल बी ट्रीटेड एज अवर इनकम? आंसर इज नो, 3,000 इज नॉट अवर इनकम, बिकॉज यार हमने थोड़ी बिजनेस तब होता है जब आप किसी और के साथ मतलब ट्रेड कर रहे हो, आप किसी और के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अ पर्सन कैन नॉट डू द बिजनेस विद हिमसेल्फ ओनली, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, ये इनकम नहीं माना जाता। अब हुआ क्या इस क्वेश्चन में, इस सिकंदराबाद क्लब के केस में क्या हुआ कि ये जो क्लब था, इस क्लब की मेंबर एक बैंक भी थी, मींस एक जो बैंक है वो भी क्लब की मेंबर थी। अब एक बात समझिए, मेंबर से जो भी पैसा मिलता है और वो मेंबर के लिए यूज होता है उसको म्यूचुअलिटी बोला जाता है। उस सिद्धांत को आप म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल बोलेंगे एंड उसमें जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन हुआ क्या, इस क्लब के पास जो एक्सेस मनी था वो उन्होंने बैंक के साथ डिपॉजिट किया, मींस बैंक के साथ पैसा डिपॉजिट कर दिया, एफडी करा दिया, और बैंक ने वो पैसा एज अ एफडी लिया और फिर बैंक उस पैसे को किसी और को लोन वोन दे रही होगी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जो एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है क्या ये भी म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल पे एग्जेम्प्ट होगा क्या? आंसर इज नो, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। भैया एक बात बताओ, म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपने कुछ पैसा जुटाया और वो अपने मेंबर के बेनिफिट के लिए यूज किया, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिटी। यहां पे क्लब ने क्या किया, अपने मेंबर जो है बैंक है उसमें एफडी कराया, तो एफडी जब तक वो फंड वहां गया और उसके बाद जैसे ही एफडी कराया उस फंड पे कंट्रोल किसका हो गया? कंट्रोल हो गया बैंक का। बैंक उसको लोन दे सकता है किसी को भी, तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा दैट इंटरेस्ट इज नॉट एग्जेम्प्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअलिटी। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, ऑल पीपल पे अटेंशन। Does the principle of mutuality apply to an interest income derived from the fixed deposit made with the bank by the club if such bank are member of the club? देखिए, the deposit of surplus fund earned by the club in bank which are member of the club, the principle of mutuality apply till the stage of deposit of fund। मैं जब तक डिपॉजिट किया तब तक म्यूचुअलिटी अप्लाई, लेकिन गाइस would lose its application once the fund are deposited as a fixed deposit in the bank। जैसे ही आपने एफडी कराया म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल वहीं पे ब्रेक हो गया। This is because the fund would be exposed to the commercial banking operation, which means that deposit could be used for lending to the third party and earning higher interest thereon by the paying the lower interest rate on the fixed deposit to the club।
Now, the bank utilized the fund of the club deposited in the FD receipt for their banking business would completely rupture of प्राइवेटी ऑफ म्यूचुअलिटी। मींस ये जो है, ये आपका जो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी है उसी को ये पूरा ही क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। रप्चर करने का मतलब होता है कि एकदम ही आपका क्या बोलते हैं, गलत कर देगा, यू कैन से दैट। And as a result, the element of complete identity between the contributor and participator would be lost. Next part. Conversely, when a club provides its facility to member who contributes its income, the principle of mutuality applied due to the identity between the contributor and participant. However, where the same facility are offered to the non-member or to the public to the public to generate the additional income, it transforms its commercial transaction and the principle of mutuality no longer applies. Accordingly, the Supreme Court held that the interest income earned on the FD made with the bank by the club has to be treated like any other income from other sources within the meaning of section 2 clause number 24. It would be liable to tax under the provision of Income Tax Act. So in simple word guys, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको क्या लिखने का, जब भी देखो एग्जाम में केस लॉ आ जाए तो ऑब्वियसली सर इतने भारी भारी वर्ड हम थोड़ी लिख पाएंगे, तो आपको तो क्या लिखने का, पहले म्यूचुअलिटी का होता क्या है वो बताने का कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। तो म्यूचुअलिटी के मैं आप दे सकते हो एग्जांपल के, सपोज फॉर इन अ क्लब इफ मेंबर इज कंट्रीब्यूट एंड क्लब इज अप्लाइड दैट मनी फॉर बेनिफिट ऑफ मेंबर, देन दिस इज कॉल्ड अ म्यूचुअलिटी। एंड म्यूचुअलिटी लाइक कॉन्सेप्ट से इनकम होती है, दैट इनकम इज बेसिकली एग्जेम्प्ट। इन द प्रेजेंट क्वेश्चन, when club made the deposit with the member and member has like that given that money to the third party to doing the business and all, so whatever interest income that is not due to the mutuality principle, so it is going to be taxable। तो ऐसा आपको है, कम से कम 5 6 7 लाइन है वो आप लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपको 4 मार्क्स है वो आराम से दे देगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट केस लो आता है एयर इंडिया लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। नाउ गाइस व्हाट हैपेंड बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर केस लो, इट्स वेरी सिंपल केस लो। आपको पता है एक सेक्शन होती है 206AA एंड 206AA तो बड़ी सिंपल सी सेक्शन है। ये सेक्शन क्या बोलती है, अगर आप किसी को भी पेमेंट करते हो और आपने उसका टीडीएस जो काटना है, आगे वाले ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस कौन सी रेट से काटते हैं, जो भी आपकी रेट है और 20% विच एवर इज हायर, जो भी रेट और 20% whichever is higher. So payee has not submitted his PAN number, then TDS has to be deducted at the rate or 20% whichever is higher. Now guys, what happened? एयर इंडिया ने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया, उस नॉन रेजिडेंट ने पेन नंबर नहीं दिया। उसके साथ साथ में प्रॉब्लम यह है कि नॉन रेजिडेंट पे DTAA लग रहा है और DTAA के हिसाब से फॉर एन एग्जांपल हियर TDS इज एप्लीकेबल एट द रेट 5%, या मान लो TDS लग ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है उसने पेन नंबर नहीं दिया तो क्या उसका 20% की रेट से टीडीएस कट जाएगा, क्या उसका 20% की रेट से टीडीएस कटेगा, या फिर जो DTAA का रेट है उसी से टीडीएस कटेगा। बिकॉज DTAA प्रोविजन, इफ इनकम टैक्स प्रोविजन और DTAA whichever is more beneficial to assessee that provision can be followed by the payee। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी आपका DTAA का प्रोविजन है एंड इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन है, जो ज्यादा बेनिफिशियल है वो आप फॉलो कर सकते हो ना। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है क्या यहां पे 206AA लगेगा या नहीं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के केस में बोला नहीं लगेगा। जब DTAA की रेट से टीडीएस काट रहे हैं तो आप इतना याद रखेंगे कि यहां पे 206AA सेक्शन है वो नहीं लगेगी, भले आगे वाले ने पेन नंबर नहीं दिया तो भी वहां 20% वाला क्लॉज नहीं लगेगा। देखिए क्या हुआ, कैन द सेक्शन 206AA which prescribe the higher rate of TDS in case of non-furnishing of PAN override the DTAA that specify the lower rate of tax। मींस DTAA में बोला है मान लो 5%, बट वो सेक्शन 206AA बोलती है कि अगर पैन नंबर नहीं दिया तो 20%। तो क्या 20% या 5%? राइट आंसर इज 5%, इवन पैन नंबर नहीं दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाई कोर्ट नोटेड दैट सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 ऑफ द DTAA टॉपिक provide that the provision of DTAA would override the provision of the act in cases where the DTAA are more beneficial to assessee। भाई जनरल रूल क्या बोलता है कि आपके इनकम टैक्स और DTAA के प्रोविजन whichever is more beneficial, तो DTAA में जब क्लियरली बोला हुआ है कि 5% की रेट से टैक्स लगेगा तो सीधी सी बात है फिर वो इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन जो है 20% वाला वो नहीं लगेगा वहां पे। इवन द चार्जिंग सेक्शन 4 and 5 ऑफ द एक्ट, जो 4 and 5 चार्जिंग सेक्शन होती है इनकम टैक्स एक्ट की, which deal with the principle of ascertaining of the total income under the act, are also subordinate to the principle enshrined in section 92। Thus in so far as applicability of scope or rate of taxation with respect to the impugned payment
made to non-resident is concerned, no fault can be found with the rate of taxation involved by the assessee based on the DTAA which prescribe the beneficial rate of the taxation. Guys, एक बात बताओ, यहां पे इन्होंने बोला कि जो स्कोप होता है, स्कोप ऑफ इनकम करके, ठीक है, एज वेल एज द रेट ऑफ टैक्सेशन है, उसको भी तो DTAA ओवरराइड करता है. जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि नॉन रेजिडेंट को इंडिया में 5 इनकम टैक्सेबल होगी, बट DTAA बोलता है ओनली 3 इनकम टैक्सेबल होगी. तो कितनी इनकम टैक्सेबल करोगे? 3 इनकम टैक्सेबल करोगे. अब आप बोलोगे सर यहां तो आपने सेक्शन 3(4) को भी ओवरराइड कर दिया बाय द DTAA. आंसर इज यस, होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल. तो वही तो ये लोग बोल रहे हैं यहां पे कि भाई जो सेक्शन आपका 4 है, 5 है, वो उसको भी ओवरराइड करता है DTAA करके, ठीक है. आगे क्या दे रखा है? Section 195 of the TDS would apply only to the sum that are chargeable to tax under the Act. The provision of DTAA along with section 4, 5, 9, 90, 91 of the Act are relevant while applying the provision of TDS. Therefore, section 206AA cannot be understood to override charging of section 4, 5 of the Act. Accordingly, High Court upheld the ITAT ruling which held that where the tax has been deducted on the strength of the beneficial provision of DTAA, the provision of section 206AA cannot be invoked to insist on the tax deduction at the rate 20% having regard to overriding nature of the provision of section 92. Apex Court upheld the decision of High Court resulting in the dismissal of SLP filed by the Revenue. Means डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी और उन्होंने बोला कि DTAA, देखो DTAA का प्रोविजन जब लग रहा है तो पूरा इनकम टैक्स एक्ट की जितनी भी सेक्शन है वो सबको ओवरराइड कर लेगा DTAA का प्रोविजन. ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गार के प्रोविजन है वो DTAA को भी ओवरराइड करते हैं. अदरवाइज गाइस अगर DTAA लग रहा है तो इनकम टैक्स के ऑल प्रोविजन इंक्लूडिंग भाई TDS की रेट, इंक्लूडिंग 206AA, इंक्लूडिंग कौन सी रेट से, सब जो है वो ओवरराइड कर जाएगा DTAA का प्रोविजन, बिकॉज DTAA प्रोविजन आर मोर बेनिफिशियल टू द assessee. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस. नाउ नेक्स्ट केस लो, एंड ये भी केस लो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. गाइस इस केस में क्या हुआ? दिस केस लॉ इज रिलेटेड टू द रिवीजन अंडर सेक्शन 263. रिवीजन में अगर आपको याद रहेगा एक सेक्शन 263 का रिवीजन होता है. अब हुआ क्या, जैसे एक असेसी है, उस असेसी के केस में फॉर एन एग्जांपल यहां पे असेसमेंट हुआ 143(3) में असेसमेंट हुआ 19 दिसंबर 2021 को. फॉर एन एग्जांपल 19 दिसंबर 2021 को असेसमेंट हुआ असेसी के केस में किसी असेसमेंट ईयर का. फॉर एन एग्जांपल असेसमेंट ईयर था 1920. नाउ थोड़े दिन के बाद डिपार्टमेंट ने उसका केस वापस खोला और रीअसेसमेंट हो गया. मान लो हियर 147 में रीअसेसमेंट हुआ ऑन 15 जनवरी 2023 को रीअसेसमेंट हो गया. उसी असेसमेंट का रीअसेसमेंट हुआ. अब एक बात समझना, आपको पता रहेगा एक सेक्शन होती है 263 दैट इज द रिवीजन बाय द कमिश्नर. हम लोग उसको बोलते हैं CIT एडमिन. जो CIT है, PCIT है, CCIT है, PCCIT है, आपको पता है जो AO ने ऑर्डर बनाया होता है उसकी वो फाइल मंगाता है और वो फाइल मंगा के और वो देखता है कि रिवीजन करना है. और रिवीजन का टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 263 कितना होता है? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वाज पास्ड बाय द AO. तो जो AO ने ऑर्डर पास किया था, वो AO ने जो ऑर्डर पास किया था, वो ऑर्डर जब AO पास करता है उस ईयर के एंड से 2 years के अंदर अंदर जो कमिश्नर रहता है वो रिवीजन कर सकता है और रिवाइज कर सकता है ऑर्डर को. लेकिन गाइस मैटर क्या हुआ कि मान लो यहां पे कमिश्नर रिवीजन करना चाहता है ऑन 15 ऑफ मार्च 2026. इस डेट को रिवीजन करना चाहता है 263 में. अब एक बात समझना, जो ये वाला ऑर्डर पास हुआ, ये वाला ईयर ऑर्डर का ईयर कौन सा है? 15 जन 2023. तो सॉरी, हाँ 15 जन 2023, तो 15 मार्च 2023 आएगा. तो 25 तक रिवीजन हो सकता है. तो सॉरी इस डेट को चेंज कर रहा हूं, 15 मार्च 2025. सो 15 मार्च 2025. तो एक बात बताइए, इस ऑर्डर का तो रिवीजन 31 मार्च 2025 तक हो सकता है. Means till 31st March 2025 here CIT can revise this order. But guys what happened, एक ऐसा मैटर था जो इस ऑर्डर में कंसिडर नहीं हुआ था लेकिन इस ओरिजिनल ऑर्डर में कंसिडर हुआ था और वो उसको रिवाइज करना चाहता है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो ना
कि जो ओरिजिनल वाला ऑर्डर था ये वाला, इस ऑर्डर में वो मैटर कवर हुआ था, लेकिन इस ऑर्डर में वो कवर नहीं हुआ था, मींस उस ऑर्डर में, नए वाले ऑर्डर में कवर नहीं हुआ था। तो अगर इस ऑर्डर से आप देखोगे तो वो 2 इयर्स का टाइम एक्सपायर हो चुका है, तो आज की डेट में वो रिवीजन नहीं कर सकता। बट इस ऑर्डर के टाइम से देखोगे तो वो रिवीजन कर सकता है। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जब भी सीआईटी है वो रिवाइज कर रहा है तो टाइम लिमिट जो 2 इयर्स का है वो कहां से काउंट होगा? क्या रिवाइज जो उसका जो क्या बोलते हैं रीअसेसमेंट का ऑर्डर था वहां से होगा या ओरिजिनल ऑर्डर से होगा? तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए, जो भी मैटर है ना, आपको ये देखना है कि वो मैटर कौन सा है। वो मैटर अगर इस ऑर्डर में, नए ऑर्डर में कंसिडर हुआ है तो यहां से टाइम काउंट होगा। बट अगर वो नए ऑर्डर में कंसिडर नहीं हुआ तो आपका ओरिजिनल ऑर्डर से ही टाइम लिमिट काउंट होगा, एंड उसके हिसाब से अब आप 263 में रिवीजन नहीं कर सकते। अब आप 263 में रिवीजन नहीं कर सकते। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए क्या दे रखा है, ऑल पीपल पे अटेंशन। Does the limitation period for exercising the power under section 263 reckon from the date of passing of the original assessment order rather than the date of the reassessment order for issue covered under the original assessment but not covered in the reassessment proceeding? तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। As observed and held by the court in the earlier decision, once an order of assessment is reopened, the previous order of assessment will be held to be set aside. The whole proceeding would start afresh, means refresh. But the same would not mean that even when the subject matter of reassessment is distinct and different, the entire proceeding would be deemed reopened. It means that only in case where the issue before the CIT at the time of exercising power under section 263 relate to the subject matter of reassessment would be the limitation start from the date of the reassessment order, means new order. But guys, however, यहां से ध्यान देना, if the subject matter of the reassessment is distinct and different, in that case the relevant date for the purpose of determining the period of limitation for exercising the power under section 263 would be the date of the original assessment order only. Accordingly, the Supreme Court held that the issue before CIT while exercising the power under section 263 related back to the original assessment order which were not covered in the reassessment proceeding, and therefore the limitation would start from the original assessment order only and not from the reassessment order. चलिए, उसके बाद में गाइस कुछ छोटे छोटे कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर और है, और ये नोटिफिकेशन सर्कुलर क्या है? पहला तो आपको अगर याद रहेगा, एक सेक्शन हुआ करती है 47 क्लॉज नंबर 7AB, जो कि आपके कॉम्पैक्ट में दे रखा है सेक्शन 47 में पॉइंट नंबर 7 करके। आपको पता है, अगर आप IFSC में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कुछ सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हो, वहां पे कुछ सिक्योरिटी दे रखी है। कौन कौन सी? एक तो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स करके, ठीक है, एक उसमें दे रखा है गोल्ड डिपॉजिटरी रिसिट, उसमें ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटीज दे रखी है। या फिर मान लो कोई भी इंडियन कंपनी का बॉन्ड्स है, ठीक है, या GDR है करके, ठीक है, और वो वहां पे ट्रांसफर करते हो, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है करके, ठीक है, तो वो अगर आप वहां ट्रांसफर करते हो और कंसिडरेशन अगर फॉरेन करेंसी में मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। उसमें उन्होंने कुछ सिक्योरिटी और ऐड की है। अब ये कुछ सिक्योरिटी कौन कौन सी ऐड की है? एक तो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बीइंग द रिट एंड इन्विट। देखो, रिट एंड इन्विट बेसिकली बिजनेस ट्रस्ट होते हैं, वो ऑलरेडी कवर्ड है, बट अब इनको इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी माना जाता है। तो अगर कोई मान लो IFSC में लोकेटेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसको रिट या इन्विट बोलते हैं और उसकी सिक्योरिटी ट्रांसफर हुई तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। एज वेल एज कोई भी स्कीम की यूनिट, और स्कीम कौन सी है? स्कीम ऑफ द फंड मैनेजमेंट एंटिटी लॉन्च अंडर द IFSC अथॉरिटी फंड मैनेजमेंट रेगुलेशन 2022। और तीसरा, यूनिट ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च अंडर द IFSC अथॉरिटी फंड मैनेजमेंट रेगुलेशन 2022। एक बात बताओ, ये तीनों पॉइंट अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एक नोटिफिकेशन ये है कि आपको पता है एक नया स्कीम आया है जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, और इसमें जो महिलाएं हैं वो कुछ FD वगैरह करा सकती है बैंक वगैरह के साथ में, और उनको स्पेसिफिक रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। और वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट बहुत कम ही मिलने वाला है उसमें, मींस 40,000 से कम रहने वाला है। तो इन्होंने बोला उस पर TDS नहीं आएगा। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि 194A जो इंटरेस्ट वाली सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पे जो महिलाओं को इंटरेस्ट मिलेगा उस पे भैया कोई भी TDS नहीं आएगा। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द TDS, क्योंकि वो 2 साल की स्कीम है और 2 साल का मिला के भी इंटरेस्ट है उसमें, वो 40,000 से ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें शायद 2 लाख का लिमिट होता है, उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड उस पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इज नॉट मोर देन 40,000, सो देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द TDS। चलिए, उसके बाद में एक और पॉइंट है, और ये पॉइंट बोलता है सेक्शन 194
जो डिविडेंड रहता है वो ये बोलता है कि 194 में टीडीएस नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल इफ डिविडेंड पेड बाय यूनिट ऑफ आईएफएससी प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट टू अ कंपनी बीइंग यूनिट ऑफ आईएफएससी प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट as this dividend is exempt in hands of the recipient under section 1034B। अब ये 1034B वाली सेक्शन है ना, ये मैंने नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में दी है। अब इसमें क्या है, जो आईएफएससी गांधीनगर गुजरात में बना है ना, उसमें अगर कोई कंपनी है, उसका काम जो है वो काम है लीजिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, किसी कंपनी को, वो कोई कंपनी है वो दूसरों को लीज आउट करती है एयरक्राफ्ट को, तो उनकी जो इनकम है वो पूरी एग्जेम्प्ट है। अब उसमें ऐसा दे रखा है कि अगर मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, लीज आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट करती है किसी दूसरी कंपनी को, और दूसरी कंपनी भी आईएफएससी में लोकेटेड ही है। और मैं बताऊं आगे जाकर रिलायंस इसमें आने वाला है, रिलायंस ने चालू किया आईएफएससी में और वो लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट करने वाले हैं। तो लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट का, जैसे एक कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी, दोनों आईएफएससी में, और एक कंपनी जो है लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट में, दूसरी भी लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट में, और उसने उसको जो है वो मान लो, देखो उसमें क्या होता है, एक से दूसरे को डिविडेंड मिल रहा है, तो वो डिविडेंड पूरा एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता ड्यू टू सेक्शन 1034B। जब वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ टू डिडक्ट द टीडीएस। सो देखिए, डिविडेंड टीडीएस अंडर सेक्शन 194 नॉट एप्लीकेबल इफ डिविडेंड इज पेड बाय वन यूनिट ऑफ आईएफएससी दैट इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ leasing of an aircraft to a company being the unit of IMSC primary engaged in the business of leasing of aircraft। मतलब दोनों कंपनी लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट के बिजनेस में है, और एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को डिविडेंड दिया, तो उस पर टीडीएस नहीं काटना, क्योंकि आगे वाले के हाथ में वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन है 194I दैट इज रेंट वाली, इसमें क्लेरिफिकेशन ये है कि टीडीएस 194I में नहीं काटना है, नॉट एप्लीकेबल इफ लीज रेंट मेड बाय लेसी टू लेसर बीइंग द यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी फॉर लीज ऑफ शिप फॉर द 10 असेसमेंट ईयर इन विच लेसर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 194LA। देखो ये क्लेरिफिकेशन शिप के लिए यहां दे रखा है, एयरक्राफ्ट के लिए मैंने ऑलरेडी कॉम्पैक्ट में दे रखा है, वहां एयरक्राफ्ट लिखा था, शिप नहीं लिखा था, तो शिप के लिए इन्होंने अलग से निकाल दिया। अब एक बात समझना, होता क्या है कि आईएफएससी में लोकेटेड कोई यूनिट है जो क्या करता है, शिप भाड़े पे देता है, या फिर मान लो एयरक्राफ्ट भाड़े पे देता है, और आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट को आपको पता है 10 इयर्स तक टैक्स नहीं लगता। तो जब 10 इयर्स तक टैक्स ही नहीं लग रहा, तो हम लोगों ने मान लो उनसे शिप या एयरक्राफ्ट भाड़े पे लिया, एंड वी आर पेइंग द रेंट, हम लोग उनको रेंट दे रहे हैं शिप और एयरक्राफ्ट का, तो क्या हमको उनका टीडीएस काटना है जब उनकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर ड्यू टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA करके होता है, 194LA में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA। तो 80LA करके जो सेक्शन होती है, और वो 80LA में क्या होता है, उनको उनकी इनकम 10 इयर्स के लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो जब 10 इयर्स के लिए इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में उनका टीडीएस नहीं काटना, तो यहां पे आप करेक्शन कर लीजिए, दिस इज द 80LA। चलिए नेक्स्ट पार्ट, एक पॉइंट नंबर 5, फॉर्म नंबर 60 रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ द फॉरेन कंपनी एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन इन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। अब एक बात समझना, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी के पास पैन कार्ड नहीं है, और फॉरेन कंपनी मान लो आईएफएससी में लोकेटेड किसी बैंक में कोई अपना बैंक अकाउंट खुलवा देती है, या फिर एफडी बनवाती है, तो उसको तो पैन नंबर चाहिए, क्योंकि आपको पता है अपन ने वो पैन रिक्वायरमेंट वाले में लिखा था, और वहां पढ़ा था कि किन किन को पैन चाहिए। तो अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाते हो अदर देन बेसिक सेविंग अकाउंट, तो आपको पैन नंबर चाहिए। कोई एफडी बनवाते हो 50,000 से ज्यादा का, ठीक है, या फिर पूरे साल में मिला के 5 लाख से ज्यादा का, तो आपको पैन नंबर चाहिए। बट मान लो फॉरेन कंपनी जो है वो आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर रही है, उसके पास पैन नंबर नहीं है, तो क्या चलेगा? चलेगा। उसको क्या करना है, फॉर्म नंबर 60 साइन करके देना है करके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉरेन कंपनी हु डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, इंडिया में उनका कोई इनकम नहीं है, डज नॉट हैव अ पेन एंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट हैज टू मेक द डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 60। ओपनिंग बैंक अकाउंट खोलना है तो, एज वेल एज अगर एफडी विद द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, अगर सिंगल एफडी बना रहे हैं 50,000 से ज्यादा, या पूरे साल में मिला के एग्रीगेट 5 लाख से ज्यादा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पैन कार्ड की जगह उनको फॉर्म नंबर 60 देना पड़ेगा, अगर फॉरेन कंपनी के पास में कोई भी पैन कार्ड नहीं है इंडिया का। चलिए, नॉट मोर रिलेवेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ पर्सन एंटर इनटू द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, आपको पता है हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी पर्सन कैश डिपॉजिट करता है किसी अकाउंट में, या कैश विड्रॉ करता है, या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलता है, क्या बोलते हैं उसको, करंट अकाउंट वगैरह खोलता है, तो उसको पैन नंबर लेना पड़ता है। पैन नंबर की रिक्वायरमेंट में आपको पता रहेगा, वो 6th पॉइंट मैंने बताया हुआ कि किस किस को पैन नंबर लगता है, असेसमेंट प्रोसीजर वाले में 6th पॉइंट, तो पैन कार्ड लगता है। अब यहां पे फॉरेन कंपनी के लिए एक एक्सेप्शन दिया, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए। तो देखिए,
If a person entering into the specified transaction, that is cash deposit or withdrawal 20 lakh or more, or opening cash credit account with the bank or cooperative bank, point number 6 of compact under section 139A आप देख सकते हैं, required to apply for the PAN. लेकिन guys, in case of non-resident or foreign company entering into this transaction in IFSC banking unit and such non-resident foreign company not having any income in India, not required to apply for PAN. तो ये IFSC में located banking company में अगर मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनको PAN नंबर लेने की जरूरत नहीं है, अगर इंडिया में इनकी कोई भी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक चीज समझना, स्पेशल ऑडिट और इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 142(2)A। आपको पता है स्पेशल ऑडिट जिसको हम पढ़ते हैं, डिपार्टमेंट ऑडिट कराता है आपकी, और डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट कराता है। तो जब डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट है वो किससे कराता है, अगर स्पेशल ऑडिट है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, और अगर अभी इस साल से उन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन चालू किया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंट सीएमए वाले करेंगे। तो सीएमए वाले और सीए वाले करेंगे तो उनका रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है, उनको कितना रेम्यूनरेशन देंगे, तो यहां पे उन्होंने एक क्या बोलते हैं क्लेरिफिकेशन दिया है कि उनका रेम्यूनरेशन मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पर आवर का रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए। तो देखिए द एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट, और ये गवर्नमेंट देगी, ठीक है, ये रेम्यूनरेशन गवर्नमेंट फंड से आता है, बट जो सीसीआईटी पीसीसीआईटी रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भैया किस ऑडिटर को अपॉइंट करना है, किस कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करना है फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और उनको रेम्यूनरेशन है वो गवर्नमेंट फंड से जाता है। तो देखिए क्या दे रखा है, the expenses of audit or inventory valuation including the remuneration of accountant, that is CA, or cost accountant or qualified assistant or semi qualified and other assistant who may be engaged by such accountant or cost accountant should not be less than 3750, means इससे कम नहीं होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन 7500 फॉर एवरी आवर ऑफ द पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द एओ। मींस हर घंटे का अगर उसका आर्टिकल असिस्टेंट सीए है, सीएमए है, उनके आर्टिकल असिस्टेंट वगैरह किसी का भी रेम्यूनरेशन है वो 3750 पर आवर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 3750, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन द 7500 पर आवर, जो कि एओ डिसाइड करेगा कि कितने घंटे उन्होंने दिए हैं। चलिए लास्ट एक करेक्शन है करके, ठीक है। करेक्शन में आपको जो नॉन रेजिडेंट वाला टॉपिक है ना, इन द नॉन रेजिडेंट टॉपिक गाइस, जो रॉयल्टी एफटीएस है, रॉयल्टी एफटीएस इज नाउ टैक्सेबल एट द रेट 20%, बट इन द 3 क्वेश्चन एक्चुअली मेरे से करेक्शन करना रह गया, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 ऑफ द नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। गाइस उसमें आप 10% की जगह आप 20% जो है वो रेट कंसिडर करेंगे रॉयल्टी एफटीएस पे अंडर सेक्शन 115A। प्लीज कंसिडर 20% इंस्टेड ऑफ 10%, और क्वेश्चन नंबर 30 में आप DTAA का रेट 22% ले लीजिए तो आपका आंसर मिलेगा। अकॉर्डिंगली आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 विल बी द 1784,550। क्वेश्चन नंबर 31 दैट इज द आपका रहेगा दैट इज 99,29,090 पार्ट 2 का, एंड क्वेश्चन नंबर 32 का 12,11,600 है, ये आपका आंसर रहेगा। अब एक बात बताओ, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया ना उसमें ये 5 केस लॉज है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये वाले पॉइंट अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा करके, ठीक है, ये वाले पॉइंट आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला जो है ना एक बार क्या उसका रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 3750 एंड नॉट मोर देन 7500 याद रखना, बिकॉज एग्जाम में MCQ में पूछा जा सकता है। इन MCQ ही में आस्क करके, ठीक है, कि भाई एक स्पेशल ऑडिट हो रही है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए करके, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और एक नया टॉपिक आया है जिसको बोलते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस टॉपिक में, और ये टॉपिक क्या बोलता है, और इस टॉपिक से मेरे को लगता है 1-2 MCQs आ सकते हैं, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि 4-5 मार्क का क्वेश्चन बन जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही मुझे लग रहा है 1-2 MCQ आ सकते हैं। MCQ में भी एक MCQ आ सकता है 1-2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक में क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, तो बेटा ये लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन में इन्होंने एक BEPS 2.0 लाया। अब ये BEPS 2.0 क्यों लाया, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता दूं। देखो है ना, गवर्नमेंट परेशान हो गई है मल्टीनेशनल कंपनी से जो कि डिजिटली अपना बिजनेस कर रही है। फॉर एन एग्जांपल आज की डेट में आप देखते हो गूगल है, फेसबुक है करके, ठीक है, ट्विटर है, ये लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस जो कर रहे हैं वो बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, इनका कहीं पे भी फिजिकल प्रेजेंस है नहीं, और बेचारी बहुत सारी कंट्रीज में उनका टर्नओवर है, पैसा वहां से कमाते हैं, बट वहां टैक्स भरते ही नहीं क्योंकि वहां परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो आपको पता है हमने BEPS में इक्वलाइजेशन लेवी एंड ऑल देखा था, बट उसके बाद भी जो गवर्नमेंट को चाहिए, मतलब पूरे वर्ल्ड को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट निकाला BEPS 2.0,
और बेप्स 2.0 पे मैं बताऊं ये एक लैंडमार्क अग्रीमेंट बना है और इस पे वर्ल्ड की 137 कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया और इसको बोला जाता है टू पिलर सॉल्यूशन to the address the tax challenges arising from the digitalization of the economy on the 8th October 2021 को वर्ल्ड की 137 कंट्रीज आपस में मिलके और इसको साइन करती है। और मैं बताऊं इसके दो पिलर है। देखो पिलर नंबर 1 में क्या बोला इन्होंने पता है? पिलर नंबर 1 में ये बोला कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज है, पहली चीज ये दोनों जो पिलर है इसके ये एमएनसीज पे लगेगा, मल्टीनेशनल कंपनीज पे लगता है क्योंकि ये कंपनियां क्या करती है अपने सेटअप ऐसी कंट्रीज में करती है जो टैक्स हेवन कंट्रीज है जहां पे टैक्स लगता ही नहीं और वो क्या करती है इनकम तो पूरे वर्ल्ड से कमा रही है, गवर्नमेंट इसको ट्रैक ही नहीं कर पाती है। तो इन्होंने क्या बोला दो पिलर बनाए और दोनों पिलर के बारे में मैं आपको बता दूं। देखो पिलर नंबर 1 होता है ना उसको बोला जाता है प्रॉफिट अलोकेशन एंड नेक्सस पिलर। अब एक बात समझना ये पिलर प्रॉफिट अलोकेशन क्या है। इन्होंने क्या बोला कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना वो पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉफिट कमा रही है अगर वो प्रॉफिट 10% से ज्यादा कमा रही है तो एक काम करो 10% प्रॉफिट को अलग कर दो और 10% से ऊपर वाला जितना भी प्रॉफिट है उसमें से 25% प्रॉफिट जो है वो हम कुछ कंट्रीज को अलोकेट कर देंगे जहां पे उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन उन कंट्रीज में उनका टर्नओवर है, उनका एग्जिस्टेंस है, तो उस कंट्रीज को हम वो प्रॉफिट अलोकेट करेंगे और उन कंट्रीज को बोलेंगे आप उस प्रॉफिट पे टैक्स ले सकते हैं। तो देखिए अभी तक ये डेवलपिंग चीज है, अभी तक ये जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ पे चीजें आना चालू नहीं हुई है, बट आप देखोगे आने वाले टाइम में 2-3-4 साल बाद आप देखोगे ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें होने वाली है। तो देखो एक तो पिलर नंबर 1 है। पिलर नंबर 1 क्या बोलता है कि चलिए आप एक काम करिए आपका रूटीन प्रॉफिट हम देख लेते हैं 10% आपका रूटीन प्रॉफिट होता है तो 10% आपका रूटीन प्रॉफिट हुआ वो छोड़ दो, 10% के ऊपर जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से 25% जो प्रॉफिट है हम उसको क्या करेंगे कुछ कंट्रीज को अलोकेट कर देंगे जहां पे आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बट उन कंट्रीज से आप कुछ ना कुछ पैसा है वो कमा रहे हो तो उसको हम क्या करेंगे नेक्सस देख के आपका जो क्या बोलते हैं सेल्स वगैरह उस कंट्रीज में देख के रेवेन्यू देख के और हम उन कंट्रीज को आपका प्रॉफिट अलोकेट कर देंगे और उस पर टैक्स है वो उन कंट्रीज में पे करना पड़ेगा। तो देखो बड़ा ही आपको लग रहा होगा ये क्या चीज हो गई। अब एक तो ये वाली चीज है, दूसरा उन्होंने पिलर नंबर 2 में क्या डाला पता है? पिलर नंबर 2 है जिसको मैं ग्लोबल मिनिमम टैक्सेशन बोलूंगा। इन्होंने बोला कि कंपनी को जो भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज है उसको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मींस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर कंट्री में उसको मिनिमम 15% टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, जिसको एक स्टैंडर्ड रेट बना दी कि 15% आपका टैक्स बर्डन आना ही चाहिए। अगर मान लो कोई कंट्री टैक्स 7 है तो बोला कोई दिक्कत नहीं, अगर टैक्स 7 कंट्रीज है ना तो आपको मैं बताऊंगा आगे जाके उसमें क्या होगा जहां पे आपकी पेरेंट कंट्री है वो वाली पेरेंट एंटिटी जिस कंट्री में वो वाली उतना टैक्स ले लेगी। तो यहां पे उन्होंने ग्लोबल रूल बनाए गए जिसको ग्लोबल एंटी बेस इरोजन बोलते हैं। तो ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज में वगैरह जो प्रॉफिट बनाते थे देखो वहां टैक्स नहीं भर रहे ना तो 15% टैक्स है वो कोई और कंट्री में उसी कंपनी से ले लेंगे। अब वो कैसे लेंगे क्या लेंगे वही आज अपन सीखने वाले हैं। तो मैं बता दूं यहां पे दो पिलर है। पिलर 1 जो है जिसको अपन ये बोल सकते हैं पिलर 1 इज बेसिकली प्रॉफिट अलोकेशन एंड नेक्सस पिलर एंड पिलर नंबर 2 है जिसको अपन बोल सकते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्सेशन। इन्होंने बोला कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसको ग्लोबली मिनिमम 15% टैक्स तो भरना ही पे करना पड़ेगा। मींस 15% टैक्स दे हैव टू पे। अगर 15% से कम पे कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में उससे 15% कैसे भी करके टैक्स लिया जाएगा और उसके ऊपर फिर क्या करेंगे पता है? यहां पे मैं आपको बताऊंगा अगर 15% टैक्स नहीं ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में उसको टॉप अप टैक्स लगाया जाएगा और 15% तक टैक्स ले जाया जाएगा। अब वो कैसे करेंगे क्या करेंगे तो इसके बारे में यहां पे कुछ दे रखा है। देखिए एग्जाम में कितना आ सकता है, आई थिंक एमसीक्यू आ सकता है इससे। अब वो एमसीक्यू कैसे आएगा मैं आपको 4 एमसीक्यू यहां पे कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पिलर 1 की। तो पिलर 1 में मैंने क्या बोला जिसको बोलते हैं प्रॉफिट अलोकेशन एंड नेक्सस पिलर। इसमें क्या होता है कि आपको एक रूटीन प्रॉफिट जो भी कंपनी कमा रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अपना रूटीन प्रॉफिट कमा रही है वो कमा लो 10% रूटीन प्रॉफिट, बट 10% से ऊपर वाला जो भी तुम्हारा रेजिडुअल प्रॉफिट रहेगा उस रेजिडुअल प्रॉफिट में से 25% प्रॉफिट है हम दूसरी कंट्रियों को अलोकेट करेंगे जहां पे आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बट अगर वहां पे आपका नेक्सस है, वहां पे आपका रेवेन्यू सोर्सिंग हो रहा है तो उन कंट्रीज को हम प्रॉफिट है वो अलोकेट करेंगे और वो कंट्रीज भी उस पर टैक्स ले सकती है। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, थोड़ा लगेगा डिफिकल्ट है बट इट्स वेरी इजी। तो देखिए पिलर 1 is a significant departure from the standard international tax rules of the last 100 years
and move away from the idea that taxation largely require a physical presence in the country before that country has a right to tax। अब एक बात समझना, जो लास्ट के 100 ईयर से हम यही देख रहे हैं कि किसी भी कंट्री में टैक्स तभी लगेगा जब आपका वहां पे फिजिकल प्रेजेंस है। अब भैया फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो भी वो कंट्री आपसे टैक्स ले सकती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि दिस पिलर 1 इज सिग्निफिकेंटली डिपार्चर। डिपार्चर मतलब हम उससे दूर जा रहे हैं। किससे? पहले रूल ये था फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए एंड ऑल, अब फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो भी आप पे टैक्स लग सकता है। देखिए क्या दे रखा है, पिलर 1 विल अप्लाई मल्टीनेशनल ग्रुप एमएनसी पे लगेगा दैट हैव अ मोर देन 20 बिलियन यूरो of the global turnover and profitability is above 10% measured as profit before tax and divided by revenue। तो एक बात समझिए, सबसे पहली चीज तो ये पिलर 1 किसको लगेगा? तो पिलर 1 ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज को लगेगा जिसका 20 बिलियन यूरो का ग्लोबल टर्नओवर है। यहां पे पहली चीज तो 20 बिलियन वर्ड यूज हुआ। बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो एंड 1 यूरो का रेट जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दो। 1 यूरो का रेट कितना होता है? 90 रहेगा। तो अगर मैं इसको रुपीस में बताने जाऊं, कन्वर्ट करने, तो आप समझ सकते हैं कि 100 करोड़ हो गया, दैट इज द 1 बिलियन, मल्टीप्लाई बाय 20 बोला है तो आपका 2000 करोड़ हो गया। एंड गाइस यहां पे अगर आप 90 का रेट लेते हो तो इट विल कम्स टू द 1,80,000 करोड़ रुपीस करके। 1,80,000 जो है उसके बाद करोड़, तो 1,80,000 करोड़ रुपीस जो है उतने का अगर ग्लोबल टर्नओवर है तो ये रूल लगेगा। एंड उस मल्टीनेशनल कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अबाउट 10% है, मींस 10% से ज्यादा। एंड प्रॉफिट कैसे निकाला है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू। मतलब प्रॉफिट कितना है बिफोर टैक्स, टैक्स घटाने से पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू करोगे तो ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही आपका ये प्रॉफिट अलोकेशन वाला जो पिलर 1 है वो लगेगा। बेप्स का जो रूल नंबर 1 है जिसको अपन आपका पिलर 1 बोल सकते हैं वो लगेगा। कब लगेगा? दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, वो मल्टीनेशनल कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो 20 बिलियन यूरोस, बिलियन है, मिलियन नहीं, बिलियन है, 20 बिलियन यूरोस से ज्यादा है टर्नओवर एंड उसका प्रॉफिटेबिलिटी है वो 10% से ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालने का? प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू कर दो। अब एक चीज और समझना है यहां पे गाइस, इसमें क्या होगा अगर ऐसा है तो 10% वाले प्रॉफिट को अपन रूटीन प्रॉफिट मान लेंगे और 10% के ऊपर वाला प्रॉफिट जो रहेगा उसमें से 75% को नहीं छेड़ेंगे, उसमें से 25% जो प्रॉफिट है उसको हम अलोकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नेक्सस के बेसिस पे एंड रेवेन्यू सोर्सिंग रूल के बेसिस पे उसको अलोकेट करेंगे उन कंट्रीज को जहां से आपका नेक्सस है, जहां से आपका रेवेन्यू सोर्सिंग हो रहा है और पहले उस पर टैक्स नहीं लग रहा, वहां पे उन कंट्रीज को अलोकेट करेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, फॉर इन स्कोप अ ग्रुप 25% of profit above a 10% profit margin referred as amount A will be subject to the reallocation to the market jurisdiction based on the formulary approach। तो यहां पे देखिए मैंने एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। अमाउंट ए क्या बोलेंगे वो रीअलोकेट होगा, तो यहां पे कैसे होगा देखिए, टोटल प्रॉफिट ऑफ मल्टीनेशनल ग्रुप का जो टोटल प्रॉफिट है ये टोटल प्रॉफिट है। इस टोटल प्रॉफिट में से आपका जो 10% का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय टर्नओवर, ये आपका रूटीन प्रॉफिट है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझना, इसके ऊपर वाला जो प्रॉफिट रहेगा जिसको अपन रेजिडुअल प्रॉफिट बोलेंगे और यहां पे जो रेजिडुअल प्रॉफिट है उसमें से 25% का प्रॉफिट है दैट इज अलोकेटेड टू द मार्केट जुरिस्डिक्शन है, वो हम उन कंट्रीज में डिवाइड दे देंगे, उस कंट्रीज में वो प्रॉफिट माना जाएगा जहां पे आपका क्या है नेक्सस टेस्ट फुलफिल होता है, रेवेन्यू सोर्सिंग रूल के बेसिस पे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, the bar represent of total amount of profit before tax of multinational group which is divided into the routine profit that is 10% and residual profit जो भी 10% से ऊपर वाला रहेगा उस residual profit का 25% है वो हम allocate करेंगे ऐसी कंट्रीज को जहां पे आपका नेक्सस टेस्ट फुलफिल होता है या फिर रेवेन्यू सोर्सिंग रूल के बेसिस पे। तो देखिए क्या दे रखा है, allocation of amount A is majorly based on the following two factor के बेसिस पे उन कंट्रीज को प्रॉफिट अलोकेट किया जाएगा। कैसे? पहला नेक्सस टेस्ट एंड दूसरा रेवेन्यू सोर्सिंग रूल। अब नेक्सस टेस्ट क्या होता है तो देखिए, नेक्सस टेस्ट अप्लाई solely to determine whether a jurisdiction qualified for the profit reallocation under the amount A or not। क्या उस जुरिस्डिक्शन को प्रॉफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दिस रूल विल नॉट ऑल्टर द नेक्सस फॉर एनी अदर टैक्स और नॉन टैक्स पर्पस। अमाउंट ए इज अलोकेटेड टू द मार्केट जुरिस्डिक्शन ओनली इफ द नेक्सस एग्जिस्ट।
To determine whether a multinational company in scope of amount A satisfied the nexus test for the amount A in jurisdiction, it will have to apply the revenue sourcing rule to identify the jurisdiction in which revenue arise for the purpose of amount A. To establish the nexus, the market revenue threshold is, देखो nexus establish करने के लिए आपका उस कंट्री से आपका मार्केट रेवेन्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला, अगर उस कंट्री का जीडीपी जो है वो मोर देन 40 बिलियन यूरो से ज्यादा है एंड उस कंट्री से आपका जो मार्केट रेवेन्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मिलियन यूरो होता है। तो देखिए ऐसी कंट्री, जिस कंट्री का जो जीडीपी है वो मोर देन इक्वल टू 40 बिलियन यूरोज है, उस कंट्री से आपका जो मार्केट रेवेन्यू है वो आपका 1 मिलियन है, यहां पे बिलियन नहीं मिलियन है, यहां 1 मिलियन यूरो से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो कंट्री में नेक्सस बैठ जाएगा। तो देखिए यहां पे समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले नेक्सस, देखो सिंपल सा रूल क्या है, जैसे फेसबुक है, गूगल है, अब देखिए ये वर्ल्ड में क्या करते हैं, बहुत सारी जगह इनके पीई है ही नहीं, बहुत सारी जगह जो है वो इनका लाइक पीई है ही नहीं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बहुत सारी जगह इनका कोई प्रेजेंस है ही नहीं, बट ये लोग ऑनलाइन तो पैसा कमा रहे हैं, उन कंट्री से रेवेन्यू कमा रहे हैं, मीन सेल करके वगैरह रेवेन्यू तो कमा ही रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि उन कंट्रीज को भी यार प्रॉफिट का थोड़ा तो राइट देना चाहिए ना। तो इन्होंने क्या बोला कि देखिए जो एमएनई है पहले उसका ग्लोबल जो है वो देखिए कि उसका ग्लोबल टर्नओवर कितना है, अगर उसका ग्लोबल टर्नओवर 20 बिलियन यूरोज से ज्यादा है तो यहां पे एंड उसका प्रॉफिट 10% से ज्यादा आ रहा है तो ये रूल लगेगा। अब ये क्या बोलता है कि भाई देखिए जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है ना 10% तक प्रॉफिट को हम रूटीन प्रॉफिट मान लेते हैं, 10% से ऊपर वाला जो प्रॉफिट है उसमें से 75% प्रॉफिट तो रहने देंगे, बट उसमें से 25% मींस, एक बात बताओ, जैसे कोई कंपनी है वो फॉर एन एग्जांपल आपका प्रॉफिट कमाती है 20%, तो देखिए 20% प्रॉफिट कमाया तो इसमें से 10% तो ये छोड़ दीजिए, उसके ऊपर वाला जो 10% रहा उसका आपका 25%, तो इफेक्टिवली मैं बोलूं 2.5%। जो 2.5% प्रॉफिट है वो हम क्या करेंगे, कुछ कंट्रीज को अलोकेट करेंगे, बट वो अलोकेट कौन से बेसिस पे होगा, मींस वो कंट्रियां भी उस पे प्रॉफिट पे टैक्स ले सकती है, बट वो अलोकेशन कौन से बेसिस पे होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले नेक्सस टेस्ट करना पड़ेगा। बट नेक्सस टेस्ट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो कंपनी का कोई रेवेन्यू हो रहा है वो किसी ऐसी कंट्री से हो रहा है जिसका जीडीपी मोर देन इक्वल टू 40 बिलियन यूरोज है और वहां से इसको जो मार्केट रेवेन्यू है वो 1 मिलियन यूरोज या उससे ज्यादा हो रहा है, तो उस कंट्री को मानेंगे कि वहां पे उसका नेक्सस है। एंड दूसरा, अगर वहां का जीडीपी है नॉट मोर देन इक्वल टू आपका 40 बिलियन यूरोज है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस कंट्री से उसका जो रेवेन्यू है, मार्केट रेवेन्यू है, वो अगर 2,50,000 यूरोज या उससे ज्यादा है तो उस कंट्री में उसका नेक्सस बनेगा और उस कंट्री को उसको अलोकेशन का राइट मिल जाएगा, उस कंट्री में प्रॉफिट है वो अलोकेट किया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना। अब आगे क्या दे रखा है, इफ ट्रांसफर taxing right over the residual profit to the jurisdiction with the business activity regardless of the physical presence, वहां पे आपका physical presence है या नहीं, आपका टैक्सिंग राइट उस कंट्री को मिल जाएगा थ्रू द आपका जो पिलर नंबर 1 है। अब एक बात समझना, एक रेवेन्यू सोर्सिंग रूल होता है। रेवेन्यू सोर्सिंग रूल क्या होता है कि रेवेन्यू विल बी सोर्स टू द एंड मार्केट जुरिस्डिक्शन वेयर गुड्स और सर्विस आर यूज्ड और कंज्यूम। तो यहां पे भैया आपका जो मार्केट रेवेन्यू लिया जाएगा वो मार्केट वैल्यू रेवेन्यू कैसे देखेंगे, तो ये देखा जाएगा कि एंड उसका यूजर कहां पे है, मींस एंड यूजर कहां है, जो सर्विस है एज वेल एज अगर कोई सर्विस है या फिर आपका जो गुड्स है उसका एंड यूजर कहां पे, वहां पे ये आपका मार्केट रेवेन्यू लिया जाएगा, उस जुरिस्डिक्शन को दिया जाएगा। तो कुल मिला के एक बात बताऊं तो यहां पे आपको दे रखा है कि आपको डिटरमाइन रेवेन्यू कैटेगरी, आपकी रेवेन्यू कैटेगरी क्या है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई वेरियस ट्रांजैक्शन इन ईच कैटेगरी, उसके बाद यूजिंग रेवेन्यू बेस्ड अलोकेशन कीज अप्लाई सोर्सिंग रूल टू द आइडेंटिफाई द मार्केट फॉर रेवेन्यू फॉर ईच कैटेगरी ऑन द ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस एंड इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक अलोकेशन कीज यूज द अप्रोप्रिएट अलोकेशन कीज टू सोर्स रेवेन्यू टू द मार्केट जुरिस्डिक्शन। अब एक बात समझना, आपको यहां पे कितना याद रखना है वो मैं बताने जा रहा हूं, आपको इतना ही याद रखना है। देखिए हम पढ़ रहे बेप्स 2.0, उसमें कितनी कंट्रीज ने साइन किया है, कंट्रीज है 137। अब एक बात समझना, इसके दो पिलर है, पिलर 1 एंड पिलर 2। पिलर 1 की बात कर रहे हैं। पिलर 1 में क्या है बेसिकली, ठीक है, कि बहुत सारी एमएनसी है
मल्टीनेशनल कंपनीज है जो टैक्स कहीं कहीं भर रही है, बट बहुत सारी कंट्रीज में वो टैक्स नहीं भर रही, बोलते हमारा फिजिकल प्रेजेंस नहीं, बट वहां उनका रेवेन्यू है, वहां से उनका पैसा आ रहा है, वहां पे उनकी सेल हो रही है, सर्विस यूज हो रही है उस कंट्री में। तो इन्होंने क्या बोला कि चलिए एमएनई का जो पहली चीज, तो ये रूल तभी लगेगा, जो पिलर 1 वाला रूल है वो तभी लगेगा जब उसका जो टोटल ग्लोबल टर्नओवर है वो 20 बिलियन यूरोस से ज्यादा है, एंड उसके साथ साथ में उसका प्रॉफिट 10% से ज्यादा है। तो प्रॉफिट 10% है, उसको अपन बोलेंगे कि आपका रूटीन प्रॉफिट है। 10% से ऊपर वाला प्रॉफिट है, उसमें से 25% है वो हम ऐसी कंट्रीज को अलोकेट करेंगे जहां पे आपका नेक्सस टेस्ट फुलफिल होता है। अब नेक्सस टेस्ट कैसे फुलफिल होगा, तो आपको अगर मान लो किसी भी कंट्री से जो कि मार्केट रेवेन्यू है वो आपका 1 मिलियन यूरो से ज्यादा है, जिस कंट्री का जीडीपी मोर देन इक्वल टू 40 बिलियन यूरोस है, एंड गाइस अगर वहां से मार्केट रेवेन्यू 2,50,000 यूरोस या उससे ज्यादा है, उस कंट्री से जहां का जीडीपी 40 बिलियन यूरोस या उससे कम है करके, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात समझना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उस पर्टिकुलर कंट्री में रेवेन्यू सोर्सिंग रूल के बेसिस पे वहां पे प्रॉफिट माना जाएगा और वो कंट्री उस पर टैक्स ले सकती है। अब एग्जाम में इसके एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं करके, ठीक है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, एमसीक्यूज कहां दे रखे हैं। तो एमसीक्यूज इसके जो दे रखे हैं आपको पता रहेगा, मैंने इस बार आपको एक फाइल दी है, और ये वाली फाइल जो है जिसमें ये आईसीआई के एमसीक्यूज है, जो आईसीआई की वेबसाइट पे भी मिलेगा। चलिए इसका एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं, और एमसीक्यू नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए। इन स्कोप कंपनीज आर एमएनसीज विथ, किस पे ये लगेगा करके, ये जो रूल है अपन जो पढ़ रहे हैं ये किस पे लगेगा, क्या ग्लोबल टर्नओवर कितना होना चाहिए और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं ग्लोबल टर्नओवर अबव 20 बिलियन यूरोस होना चाहिए, एंड प्रॉफिटेबिलिटी अबव 10% होना चाहिए, बट 10% अबव प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू। तो मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सी आंसर इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आंसर नंबर सी रहेगा दैट इज द करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है करके, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में आ सकता है। अब एक और क्वेश्चन नंबर 5 कि जो भी आपका अमाउंट ए है, अमाउंट ए का मतलब वही होता है, अमाउंट ए इसको बोलते हैं 10% छोड़ दो, 10% के ऊपर वाला जो प्रॉफिट रहेगा उसका 25% हिस्सा, दैट इज द अमाउंट ए। तो ये अमाउंट ए जो है ये किसको बोलेंगे, तो अमाउंट ए इज बेसिकली 25% ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट दैट विल बी अलोकेटेड टू द मार्केट जुरिसडिक्शन। तो यहां पे इसका आंसर डी इज अ करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर है, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने किया, एंड उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 2 किया। अब एक बात समझना, ये तो तुम्हारा अमाउंट ए है, बट अमाउंट बी जो होता है, बी का अमाउंट बी में उन्होंने यही दे रखा है, अमाउंट बी सिंप्लीफाई द एग्जिस्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स फॉर ऑल टैक्स पेयर, के ट्रांसफर प्राइसिंग रूल को थोड़ा उन्होंने जो है वो सिंप्लीफाई किया है, वो अपने लिए अभी रिलेवेंट नहीं है। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पिलर नंबर 1, उतना याद रखना है। अब अपन बात कर रहे हैं पिलर नंबर 2 की। पिलर नंबर 2 है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इससे थोड़ा एमसीक्यू निकल सकता है। पिलर नंबर 2 क्या बोलता है कि भाई हम एक काम करते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ग्लोबल मिनिमम टैक्सेशन रख लेते हैं कि उसको पूरे वर्ल्ड में 15% टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। 15% इज अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट करके, ठीक है। तो देखिए पिलर 2 कंसिस्ट ऑफ द ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स, जिसको अपन ग्लोबी रूल बोलेंगे, ग्लोबी रूल, ठीक है। तो ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल एंड ट्रीटी बेस सब्जेक्ट टू टैक्स रूल, एसटीटीआर, जिसको अपन बोलेंगे ट्रीटी बेस सब्जेक्ट टू टैक्स रूल, दैट इज एसटीटीआर एज वेल एज द ग्लोबी रूल्स करके। तो ये जो आपका पिलर नंबर 2 है जो बात करता है दो तरह के रूल्स की, एक तो ग्लोबी रूल्स एंड एक तुम्हारा क्या करेगा ट्रीटी बेस्ड सब्जेक्ट टू टैक्स रूल, जिसको अपन एसटीटीआर रूल्स बोल सकते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, पिलर 2 क्या करता है, तो पिलर 2 है वो ग्लोबी रूल की बात करता है एंड एसटीटीआर रूल की बात करता है। तो आपका आंसर जो है वो पहला ही हो गया। तो पिलर 2 कंसिस्ट ऑफ द ग्लोबल एंटी बेस इरोजन, जिसको अपन ग्लोबी रूल बोल सकते हैं, एंड ट्रीटी बेस्ड सब्जेक्ट टू टैक्स रूल, जिसको अपन एसटीटीआर बोल सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। सो पहले क्वेश्चन का आपका ए इज द राइट आंसर। सो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिफ्थ हो गया करके, ठीक है। आपका थर्ड एंड फोर्थ जो है वो अपन पढ़ेंगे। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये ग्लोबी रूल और ये एसटीटीआर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ग्लोबी रूल क्या बोलता है, ग्लोबी रूल बोलता है द पिलर 2 सब्जेक्ट thousands of multinational group around the world to the global minimum tax rate is a 15%। क्या आपको ग्लोबली मिनिमम टैक्स रेट आपका 15% रहेगा, 15% टैक्स तो भरना ही पड़ेगा बाबूजी।
Critically, every jurisdiction in which the group has operation will need to be looked at separately to see if its effective tax rates fall under 15%. हर jurisdiction में देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं 15% से कम टैक्स लग रहा है। अगर कम टैक्स लग रहा है तो यहाँ टॉप अप टैक्स डाला जाएगा और 15% टैक्स तो भरना ही पड़ेगा हर jurisdiction में। तो देखिए, if so, then a top up tax will be need to be calculated and paid. तो भैया यहां पे क्या होगा, सिंपल सी चीज है कि अगर कोई एमएनई है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, तो हर जुरिस्डिक्शन में, हर कंट्री में उसको जो टैक्स भरना है वो मिनिमम 15% की रेट से, टैक्स रेट उसकी 15% तो होनी चाहिए। अगर 15% से कम है तो उस पर्टिकुलर केस में उसको टॉप अप टैक्स करना पड़ेगा। एक बात बताओ आपको, मैं बताऊं, जो इंडिया में पहले रॉयल्टी एफटीएस पे टैक्स लगता था, वो आपको पता है 10% से लगता था, वो 20% क्यों किया? इसी वजह से किया, क्योंकि देखो 15% तो हर जगह लगना चाहिए, 15% है वो हर जगह लगना चाहिए, तो 15% है। ग्लोबल रूल बोलता है कि पूरे ग्लोबल में हर जुरिस्डिक्शन में वो कंपनी मिनिमम 15% टैक्स पे करेगी। एडिशनली स्पेसिफाइड पेमेंट मेड टू द रिलेटेड पार्टी एंड टैक्स बिलो 9% मे बी सब्जेक्ट टू द न्यू विथ होल्डिंग टैक्स एसटीटीआर। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप रिलेटेड पार्टी को जब आप पेमेंट करोगे, तो रिलेटेड पार्टी को जब आप पेमेंट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस वीडीएस काटना पड़ता है। जब आप रिलेटेड पार्टी को, जैसे एक पर्सन ने दूसरी पर्सन को पेमेंट किया और वो दोनों रिलेटेड पार्टी, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में जो कनेक्टेड पर्सन होता है या जिसको आप एसोसिएट एंटरप्राइज बोल सकते हो, तो यहां पे एसटीटीआर क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू टैक्स रूल क्या बोलता है, एसटीटीआर क्या बोलता है कि जब आप रिलेटेड पार्टी को पेमेंट करोगे ना, तो उसमें मिनिमम आपका जो टैक्स है वो 9% तो होना ही चाहिए। मतलब इन सिंपल वर्ड, अगर 9% से कम हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में मिनिमम आपका 9% है वो टीडीएस काटा जाएगा करके। ठीक है, अभी समझेंगे इसको। Pillar 2 will apply to the multinational group with the revenue of at least 750 million euros. अब एक बात समझना, ये जो रूल है ना, जो पिलर 2 दैट इज द ग्लोबी रूल एंड एसटीटीआर रूल, ये तब लगेगा जब किसी भी मल्टीनेशनल ग्रुप है, वो मल्टीनेशनल ग्रुप का रेवेन्यू एटलीस्ट 750 मिलियन यूरोज होना चाहिए। देखो, जो रूल नंबर 1 था ना, पिलर 1, वो तब लगता था जब क्या होना चाहिए कि किसी भी ग्रुप का ग्लोबल टर्नओवर 20 बिलियन यूरोज से ज्यादा होना चाहिए एंड उसका प्रॉफिट 10% से ज्यादा होना चाहिए। एंड गाइस, ये वाला जो पिलर है, पिलर नंबर 2, जिसको ग्लोबी रूल बोलते हैं, ये तब लगेगा जब किसी भी ग्रुप का, जो मल्टीनेशनल ग्रुप है, उसका रेवेन्यू जो है वो एटलीस्ट 750 मिलियन यूरोज होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। मींस एटलीस्ट इतना होना चाहिए, तब यहां पे आपको ये ग्लोबी रूल है एंड एसटीटीआर रूल लग जाएगा। अब एक बात समझना, ये एसटीटीआर होता क्या है? तो अब यहां एसटीटीआर के बारे में बात की हुई है, तो देखिए, सब्जेक्ट टू टैक्स रूल works in priority to the Globee rule. STTR is a treaty-based rule that enable developing country, that is source jurisdiction, to tax certain intercompany payment at source which are subject to नॉमिनल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एट द रेट्स बिलो द एसटीटीआर। मिनिमम रेट 9% रहेगी। मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और इंडिया अगर मान लो किसी भी कंट्री में, उस इंडिया में कोई सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी यूएसए में, तो इंडिया से जब उसको होल्डिंग कंपनी को पेमेंट मिल रहा है तो इंडिया को मिनिमम 9% टैक्स तो मिलना ही पड़ेगा। मींस इंडिया उसका 9% की रेट से टीडीएस काटेगा, इंडिया में उसका मिनिमम 9% की रेट से टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा। अब एक बात समझना, इसका एप्लीकेबिलिटी कैसे आएगा, तो देखिए, यहां पे एसटीटीआर applicable only to covered payment by entity in the developing country made to the group entity in the another country, that is the connected person। मींस आप एसोसिएट एंटरप्राइज को कनेक्टेड पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, वहां एसटीटीआर वाला रूल लगेगा और मिनिमम 9% की रेट से टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, इन सिंपल वर्ड करके। ठीक है, अगर उस पे 9% से कम टैक्स लग रहा है तो। अब एक बात समझना, It's apply only if the total sum of the covered income arising in the source country exceed threshold of the 2,50,000 euros or 1 million euros per year, depending on the GDP of source country in above or below 40 बिलियन यूरोस। तो अब एक बात समझना, ये डिपेंड करेगा, ये कवर्ड इनकम मतलब आपका कुल मिला के जो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में वगैरह ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है उस कंट्री से, उस पर्टिकुलर लाइक जहां पे आपका लाइक इन सिंपल वर्ड, जहां पे आपका ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, वहां पे जो जीडीपी है उस पर्टिकुलर कंट्री की, उस पर डिपेंड करेगा कि ये इससे ज्यादा है तो ही ये रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आगे क्या दे रखा है, कवर्ड पेमेंट में क्या आता है, तो कवर्ड पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट बेसिकली इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, पेमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट फॉर द प्रोडक्ट लाइक रॉयल्टी ओनली,
और इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ गारंटीज और फाइनेंसिंग फीस और रेंटल पेमेंट फॉर इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट, पेमेंट फॉर सर्विस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कवर होते हैं। कनेक्टेड पर्सन आर डिफाइंड टू हैव द लीगल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओनरशिप ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इंटरेस्ट और डी फैक्टो कंट्रोल रिलेशनशिप। सो इन सिंपल वर्ड यहां पे आपका कवर्ड पर्सन में कौन आएगा? कवर्ड पर्सन में वो लोग आएंगे जो एसोसिएट एंटरप्राइज है, आप इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए अब यहां एसटीटीआर क्या होता है? तो एसटीटीआर बेसिकली ये बोलता है कि जब भी आप अपने रिलेटेड पार्टी एसोसिएट एंटरप्राइज को पेमेंट करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में 9% टैक्स तो सोर्स कंट्री को मिलना ही चाहिए। 9% टैक्स है वो सोर्स कंट्री को मिलना चाहिए। अगर मान लो उससे कम है तो उस पर्टिकुलर केस में सोर्स कंट्री के पास राइट है कि वो एटलीस्ट 9% टैक्स ले पाए। तो देखिए क्या दे रखा है, यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। The STTR specified rate is equal to difference between the 9% and the nominal rate applied in the resident state। बहुत बार क्या होता है, रेजिडेंट स्टेट में बहुत कम रेट से टैक्स लगता है, तो यहां पे सोर्स कंट्री है वो एटलीस्ट ध्यान रखेगी कि आपका ओवरऑल जो टैक्स है वो 9% तो होना चाहिए। तो देखिए further reduced by the source taxation already allocated to the source jurisdiction in accordance with the other article of the treaty। तो एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है और ये दोनों जो कंपनी है ये मान लो एसोसिएट एंटरप्राइज है, कनेक्टेड पार्टी है। कंट्री ए है वो डेवलपिंग कंट्री है, मान लो समझ लीजिए कि ये इंडिया है, कंट्री ए जो है वो इंडिया है। एंड कंट्री बी है जो आपका जापान है, और जापान में टैक्स रेट है वो सिर्फ 1% ही लगता है। अब जापान में टैक्स है वो सिर्फ 1% लगता है। अब एक बात समझना, जो जापान की कंपनी है उसने इंडिया की जो कंपनी एसोसिएट एंटरप्राइज उसको मान लो कुछ लाइसेंस ट्रेडमार्क वगैरह दिया और उसको यूज करने के लिए इसने रॉयल्टी का पेमेंट किया। अब रॉयल्टी का पेमेंट किया, अब होता क्या है समझने की कोशिश करना। इंडिया जो है वो इंडिया करेगा क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। अब यहां पे कौन सी रेट से टीडीएस काटना है, कैसे काटना है समझने की कोशिश करना। तो देखिए कंट्री ए एंड कंट्री बी आर इनकॉर्पोरेटेड एसटीटीआर प्रोविजन अंडर देयर टैक्स ट्रीटी। दोनों के टैक्स ट्रीटी में डीटीडब्ल्यूए में एसटीटीआर प्रोविजन है सब्जेक्ट टू टैक्स रूल करके, जिसको अपन सब्जेक्ट टू टैक्स रूल्स बोलते हैं उसी को एसटीटीआर बोलते हैं। सब्जेक्ट टू टैक्स रूल जिसको अपन एसटीटीआर बोलेंगे। एसटीटीआर का रेट कितना है? 9% है, तो एसटीटीआर का रेट 9% है। अब एक बात बताओ, जहां कंपनी बी जिस कंट्री में है जापान में, उधर ऑलरेडी 1% टैक्स तो लग रहा है, चलिए 1% टैक्स वहां पे लग रहा है। अब यहां पे क्या हुआ, द पेयर जुरिस्डिक्शन कंट्री ए रिटेन द 5% विथ होल्डिंग टैक्स राइट अंडर द टैक्स ट्रीटी। अब एक बात बताओ, इंडिया में इस रॉयल्टी पे टीडीएस ओनली 5% से कटता है, क्योंकि डीटीडब्ल्यूए में मान लो बोला हुआ 5%, 1% यहां लग रहा है, तो देखो 5 और 1 कितना हुआ, 6% हो गया। एसटीटीआर रूल्स क्या बोलता है, 9% तो होना ही चाहिए। जब आप कनेक्टेड पर्सन को पेमेंट करते हो तो एटलीस्ट 9% टैक्स आना चाहिए। तो गाइस यहां कंट्री ए में, कंट्री ए के पास ये राइट है कि वो एसटीटीआर ले सकती है 3%। तो 3% की रेट से एसटीटीआर ले सकती है कंट्री ए। कंट्री ए क्या करेगी, 3% की रेट से और लगाएगी टैक्स कि भैया 3% टैक्स और दो, किसको, कंपनी बी को है, वो कंट्री ए में टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट 3%। तो देखो मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो दो तरह के रूल बता रहा हूं, एक होता है ग्लोबी रूल्स, एक है एसटीटीआर रूल्स। ग्लोबी रूल क्या बोलता है कि पूरे वर्ल्ड में आपका टैक्स रेट मिनिमम 15% होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड योर ग्लोबी रूल। एसटीटीआर क्या बोलता है कि जब आप अपने कनेक्टेड पर्सन को पेमेंट करते हो, आप ऐसे याद रखिए कि जब एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वहां पे उस पेमेंट्स पे मिनिमम 9% की रेट से टैक्स जाना चाहिए। अगर 9% की रेट से टैक्स नहीं जा रहा है तो उसको 9% तक इंक्रीज किया जाएगा, और जितना भी एक्चुअल टैक्स लग रहा है और 9% की रेट, उसके बीच के डिफरेंस को एसटीटीआर बोला जाएगा, सब्जेक्ट टू टैक्स रूल। तो देखिए यहां पे क्या हुआ कि कंपनी ए जो है एंड कंपनी बी बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। कंपनी ए डेवलपिंग कंट्री में है, इंडिया में है, कंपनी बी जो है वो जापान में है, डेवलप्ड कंट्री में। अब हुआ क्या, डेवलप्ड कंट्री मान लो रॉयल्टी पे सिर्फ 1% की रेट से टैक्स लगता है। अब इंडिया में उस पे टीडीएस की रेट 5% है, तो 5% और उधर 1%, 6% हुआ, 9% से कम है तो 3% है। वो राइट है इंडिया के पास कि इंडिया क्या करेगा, कंट्री ए जो है वो कंट्री ए के पास में ये राइट है कि हम एसटीटीआर लगा सकते हैं 3%। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा और इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट चालू होगा। अब एक बात समझिए, पिलर 2 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, दैट इज द ग्लोबी रूल्स। जो है एसटीटीआर है वो तो है ही है। अब देखिए उसको कैसे इन्होंने यूज करते हैं। तो देखिए एक होता है दैट इज द क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स, दैट इज QDMTT। अब आप बोलोगे QDMTT क्या होता है, अभी समझेगा, ठीक है। क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स, जिसको QDMTT बोलेंगे। अब देखिए QDMTT क्या होता है।
QDMTT imposed a jurisdiction top-up tax on the constituent entity located in the low tax jurisdiction. It allowed the low tax jurisdiction to collect the top-up tax computed in accordance with the Globee rule. The QDMTT provide the right to low tax jurisdiction to collect the jurisdiction top-up tax by way of the introduction of the QDMTT in its domestic tax law. This would preserve a jurisdiction primary right of taxing over its own income. अब एक बात समझना, ये जो QDMTT है, QDMTT बड़ा सिंपल सा है कि अगर मान लो कोई लो टैक्स जुरिस्डिक्शन कंट्री में कोई कंपनी है, तो जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन वाली कंट्री है उसके पास में ये राइट है कि वो टॉपअप टैक्स ले सकती है और टॉपअप टैक्स लेके और 15% तक उससे टैक्स ले सकती है। एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सिंपल है। एक बात बताओ, जैसे दुबई है, दुबई में आज टैक्स लगाना चालू किया फॉर एन एग्जांपल 5%। दुबई इज अ लो टैक्स जुरिस्डिक्शन हो गया, तो दुबई में अगर कोई एंटिटी का, जैसे फॉर एन एग्जांपल यूनिलीवर ग्रुप है, यूनिलीवर दुबई में भी है। अब यूनिलीवर जो दुबई में है वो दुबई में टैक्स भर रहा है सिर्फ 5% से, तो दुबई के पास में ये राइट है कि दुबई उससे टॉपअप टैक्स ले सकता है 10% और, तो टोटल 15% लेना है, क्योंकि ग्लोबी रूल क्या बोलता है कि हर जुरिस्डिक्शन में आपको मिनिमम टैक्स है वो 15% पे करना पड़ेगा, और जब 5% दुबई ऑलरेडी ले रहा है तो वहां पे 10% और लेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स, जिसको आप QDMTT बोल सकते हैं। सो यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मान लो एक कंट्री एक्स है करके, और कंट्री एक्स है उसकी जो अल्टीमेट पेरेंट एंटिटी है, एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं कि ये मान लो यूके है, और यूके में आपका UUL है, यूनिलीवर, दैट इज यूके यूनिलीवर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, पेरेंट एंटिटी यूके में। अब एक बात समझना, ये लोग क्या करते हैं, ये मान लो कंट्री ए में भी यूके, कंट्री ए में जो इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, ये लोग पाकिस्तान में भी है जिसका नाम है पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एंड गाइस ये कंट्री सी जो कि लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है, एग्जांपल के लिए UAE में है। अब एक बात समझना, UAE में है और UAE में टैक्स रेट है वो मान लो ओनली 5% है, तो UAE में टैक्स रेट 5% है, तो जो UAE में इनका जो यूनिलीवर है उस पे ओनली 5% की रेट से टैक्स लगेगा। तो ये लोग बोलते हैं किसको, UAE को, कि UAE क्या करती है, अपने डोमेस्टिक लॉ में ऐसे रूल बना सकती है जिस रूल को बोला जाएगा QDMTT, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स। एंड गाइस दुबई में टैक्स कितना लगेगा, फिर 5% तो लग ही रहा है, टॉपअप टैक्स दुबई को बोला जाएगा कि तुम 10% ले लो, 10% तुम ले लो करके, ठीक है, और ले लो 10% उससे, जो दुबई वाली कंपनी है उससे और 10% ले लो। अब एक और चीज समझना, लेकिन मान लो दुबई ऐसा नहीं करता है, दुबई ऐसा नहीं करता, तो दुबई ऐसा नहीं करता तो फिर 10% टैक्स लेने का राइट है वो आ जाएगा कंट्री एक्स के पास, दैट इज यूके के पास। कि यूके क्या करेगा, दुबई की कंपनी की जो इनकम है, जो पेरेंट कंपनी की जो यहां कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी दुबई में है, तो दुबई की जो इनकम रहेगी उस इनकम पे भाई 5% टैक्स तो इधर भर दिया, बट ग्लोबी रूल के हिसाब से मिनिमम टैक्स है वो 15% भरना पड़ता है, तो 10% टैक्स है वो यूके की गवर्नमेंट ले सकती है, और उस रूल को बोला जाएगा इनकम इंक्लूजन रूल, या जिसको IRR बोला जाएगा, जिसको बोला जाएगा इनकम इंक्लूजन रूल। मतलब जहां पे पेरेंट एंटिटी है, वो पेरेंट एंटिटी जिस कंट्री में है ना, वो कंट्री क्या करेगी कि भैया जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन दुबई में जितना टैक्स लग रहा है एंड 15% का जो डिफरेंस है वो टैक्स है वो ले लेगी वो वाली कंट्री जहां पेरेंट एंटिटी है, दैट इज कॉल्ड IIR रूल। तो देखिए क्या दे रखा है, IRR imposed on the top-up tax on the parent entity in respect of the constituent entity located in low tax jurisdiction. A constituent entity, that is the ultimate parent entity of the multinational group located in the Globee implementing jurisdiction that owns directly or indirectly on the ownership interest in the low tax constitution and constituent entity at any time during the fiscal year shall pay a tax in an amount equal to its allocable share of the top-up tax to that low tax jurisdiction entity for that fiscal year। तो इन सिंपल वर्ड में बता दूं कि बेटा यूके वाला कंपनी है वो क्या करेगी, 10% टैक्स ले लेगी, जो भी इनकम हो रही है किसकी, यहां दुबई वाली कंपनी को जो इनकम हो रही है उस पर 10% टैक्स है वो यूके ले लेगा। अब एक बात बताओ, ना तो दुबई टैक्स ले रहा है टॉप अप टैक्स, मींस ना तो दुबई 10% टैक्स ले रहा है, ना यूके में ऐसा लॉ है, तो फिर एक तीसरा आएगा दैट इज अंडर टैक्स पेमेंट रूल, दैट इज UTPR,
आप बोलोगे ये क्या है, यूटीपीआर आएगा। और यूटीपीआर क्या बोलेगा पता है, कि इंडिया एंड पाकिस्तान को राइट है, इंडिया एंड पाकिस्तान को राइट है कि दुबई में जितना टैक्स नहीं भरा, क्योंकि 15% मिनिमम टैक्स है और वहां पे 5% ही भरा है, तो 10% वाला टैक्स है वो कौन ले लेगा, दुबई में तो नहीं लगा, तो 10% टैक्स है वो इंडिया और पाकिस्तान है वो ले सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसका इंप्लीकेशन आएगा ना, वो गाइज आज से अगर आप 5-6 साल बाद जब इंटरनेशनल टैक्सेशन देखोगे तब आपको समझ में आएगा इसका प्रैक्टिकल जो इंप्लीकेशन है वो कैसे आएगा, बट दैट इज द रूल। तो देखिए क्या दे रखा है, दैट इज यूटीपीआर, दैट इज अंडर टैक्स पेमेंट रूल। अब ये अंडर टैक्स पेमेंट रूल क्या बोलता है, तो देखिए यूटीपीआर इंपोज डिडक्शन or require a equivalent adjustment to the extent of low tax income of constituent entities not subject to tax under the IIR. UTPR is triggered where UPE, that is ultimate parent जो UK में है jurisdiction, does not implement the IIR and does not adopt the GloBE rules. Thus UTPR serve a backstop to IIR. UTPR transfer the levy of top-up tax to the other constituent entity of MNE group located in the jurisdiction where the GloBE rules are implemented. तो guys यहाँ पे सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे देखिए 3 तरह के और यहाँ पे रूल है। एक तो है तुम्हारा QDMTT। QDMTT किसको बोलेंगे, क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स। भाई दुबई को बोला कि तुम 5% टैक्स ले रहे हो, भाई 10% और ले लो, तो दुबई ले लेता है तो खत्म हो गई बात। बट अगर दुबई नहीं लेता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो पेरेंट एंटिटी यूके में, यूको को बोला जाएगा कि दुबई वाली कंपनी की जितनी इनकम है 10% तुम टैक्स ले लो। अगर वो भी नहीं ले रहे तो भैया बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कहां कहां पे है करके, ठीक है, जैसे HUL इंडिया में, पाकिस्तान है, इनको बोला जाएगा तुम टैक्स ले लो, दैट इज कॉल्ड योर यूटीपीआर, दैट इज अंडर टैक्स्ड पेमेंट रूल करके, ठीक है। अब एक बात समझना, यहां पे मैंने इसकी प्रायोरिटी दे रखी है, इसकी सिचुएशन दे रखी है। अब देखो लास्ट वाला सिनेरियो तो बहुत कम केसेस में आएगा, लास्ट वाला सिनेरियो बहुत कम केसेस में आएगा। अब ये कैसे इसका इंप्लीकेशन आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप पढ़ोगे आज से, आज तो अभी तो पढ़ना तो अभी है, बाद में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द ग्लोबी रूल। ग्लोबी रूल्स में और क्या चीजें देखनी है आपको, एक तो इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है। इफेक्टिव टैक्स रेट मतलब कि वो टैक्स कितना पे कर रहा है, जैसे दुबई में 5% पे कर रहा है, तो ये कैसे निकाला 5%, तो देखिए पहले तो आप एक ग्लोबी देखो, तो देखिए द ग्लोबी रूल्स विल ऑपरेट टू इंपोज अ टॉप अप टैक्स यूजिंग द ETR टेस्ट दैट इज कैलकुलेटेड ऑन जुरिस्डिक्शन बेसिस। तो हर जुरिस्डिक्शन में देखा जाएगा कितना टैक्स भर रहे हैं, क्या भाई 15% से कम है तो टॉप अप टैक्स लगा दो, 15% तक ही है, 15% से कम है तो टॉप अप टैक्स लगाओ। अगर मान लो ऑलरेडी 20% टैक्स लग रहा है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में 40% टैक्स लगता है, 30%, तो यहाँ टॉप अप लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इफ द जुरिस्डिक्शन ETR दैट इज आपका इफेक्टिव टैक्स रेट इज बिलो 15% ऑफ मिनिमम रेट, द जुरिस्डिक्शन इज ट्रीटेड एज लो टैक्स जुरिस्डिक्शन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी आर ट्रीटेड एज लो टैक्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। अब एक बात समझना, ETR कैसे निकालोगे, जैसे दुबई में कोई कंपनी है तो वहां पे वो कितना टैक्स भर रहे हैं, कैसे निकालेंगे, total of the adjusted cover tax of each constituent entity located in that jurisdiction and net global income of that jurisdiction। तो भैया एक बात समझिए, वहां पे आपने कितना टैक्स भरा है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इन सिंपल वर्ड, वहां के जुरिस्डिक्शन से आपका नेट ग्लोबल इनकम कितना है वो ले लीजिए, करके डिवाइड कर दीजिए कितना टैक्स भरा है और कितना आपका इनकम है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो यूनिलीवर ग्रुप की दुबई में 4 कंपनियां हैं, तो क्या चारों को मर्ज करना पड़ेगा, क्या ब्लेंडिंग करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है ना। फॉर एन एग्जांपल एक बात समझते हैं कि फॉर एन एग्जांपल यूनिलीवर की दुबई में ही, UAE में ही 4 कंपनियां हैं, एक A है, एक B है, एक C है, एक D है, 4 कंपनियां हैं। अब यहां पे इनका जो इनकम है, इनकम इतना है और टैक्स इतना है। फॉर एन एग्जांपल इसका जो इनकम है वो 1000 करोड़ है और उस पे जो टैक्स भरा है वो 200 करोड़ है। अब एक बात समझना, बी का इनकम 500 करोड़ है और उस पर टैक्स कुछ भी नहीं भरा, देयर मे बी सम एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन इन दुबई। मान लो इसका जो इनकम है वो 100 करोड़ है, उस पर टैक्स 5 करोड़ भरा है। यहां पे इसका इनकम है वो 200 करोड़ है एंड इस पे टैक्स 20 करोड़ भरा है। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है, लेकिन ये चारों कंपनी एक ही ग्रुप की कंपनी और चारों दुबई में है, तो दुबई में है तो क्या आप ETR निकालते टाइम, इफेक्टिव टैक्स रेट इन दुबई निकालते टाइम, क्या चारों का ब्लेंडिंग कर ले,
क्या हम ऐसा करें टोटल टैक्स कर दो डिवाइड बाय टोटल आपका इनकम कितना है, क्या ऐसा देख के अपन ईटीआर निकालेंगे 15% से कम है या ज्यादा? आंसर इज यस, ऐसा आपको ब्लेंडिंग करने को बोला है। बट एक बात बताओ, क्या दुबई में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है एंड इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, क्या उनका ब्लेंडिंग हो सकता है? नहीं, आपको जुरिस्डिक्शन वाइज ब्लेंडिंग करना पड़ेगा। इंडिया में अगर यूनिलीवर ग्रुप की 2 कंपनी है तो उन दोनों का ब्लेंडिंग होगा। अगर मान लो दुबई में है तो उनका ब्लेंडिंग होगा, बट दुबई की कंपनी और इंडिया की कंपनी में ब्लेंडिंग नहीं होगा करके, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए क्या दे रखा है, नेट ग्लोबल इनकम आप कैसे निकालोगे पहले तो नेट ग्लोबल इनकम में आप ग्लोबल इनकम फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इन दुबई वो ले लो, एंड ग्लोबल लॉसेस ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप कर लीजिए करके, ठीक है। चलिए, जुरिस्डिक्शनल ब्लेंडिंग होगा, आंसर इज यस, जुरिस्डिक्शनल ब्लेंडिंग बिल्कुल होगा करके, ठीक है। The ETR computation is determined on the jurisdictional blending basis. Jurisdictional blending allow all the profit, losses and taxes of constituent entity of the M&E group located in same jurisdiction is to be blended for the purpose of effective tax calculation. For the purpose determining the applicability of global rules, global revenue is considered. However, for determining the ETR, the calculation is done on the jurisdictional basis करके, ठीक है। चलिए, अब एक बात समझना, ग्लोबल रूल अप्लाई कब होगा? उसके लिए अपन क्या करते हैं, ग्लोबल रूल अप्लाई तब होगा जब आपके टोटल ग्रुप का रेवेन्यू कितना है वो आपको देखना पड़ेगा। बट गाइस, यहां पे जब आप यहां पे ये जो देखोगे ना करके, ठीक है, कि आपको जब ईटीआर देखना है, इफेक्टिव टैक्स रेट देखना है, तो हर जुरिस्डिक्शन के लिए अलग अलग देखो, और किसी भी जुरिस्डिक्शन में 15% से कम है तो फिर वहां पे टॉप अप टैक्स है वो लगाया जाएगा। अब एक बात समझना, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सब्सटेंस बेस्ड इनकम एक्सक्लूजन। कि भैया अब एक बात बताओ, कहीं पे हो सकता है कि फॉर एन एग्जांपल टैक्स लग रहा है वो 5% लग रहा है, तो 10% जो है वो आपका टॉप अप टैक्स लगेगा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन एक बात बताइए, जब टॉप अप टैक्स लगेगा तो क्या वो पूरी इनकम पे लगेगा या उसमें से कुछ सब्सटेंस बेस कार्व आउट करना पड़ेगा? मींस कुछ ऐसी इनकम होती है जिसको अपन रूटीन इनकम बोल सकते हैं, उसको आपको हटाना पड़ेगा और बाकी वाली इनकम पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे इन्होंने क्या बोला, समझना, सब्सटेंस बेस्ड इनकम एक्सक्लूजन ये क्या बोलता है, और सब्सटेंस बेस्ड कार्व आउट, the net global income for a jurisdiction like a Dubai shall be reduced by the substance based income exclusion for the jurisdiction to determine the excess profit for the purpose of computing the top up tax. A substance carve out based on asset and payroll cost allow a jurisdiction to continue to offer tax incentive that reduce taxes on the routine return from the investment in substantive activity without triggering the additional global top up tax। तो कुल मिला के इसमें क्या होता है ना, जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में एक जो एक्सेस प्रॉफिट होगा, देखो एक बात बताओ, जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट पे आपको जो टैक्स लग रहा है ईटीआर, इफेक्टिव टैक्स रेट 5% है, अब 10% और टैक्स लगा तो 10% पूरे प्रॉफिट पे नहीं लगेगा, उसमें से क्या करने का, कुछ सब्सटेंस बेस्ड इनकम एक्सक्लूजन करना पड़ेगा, उसके बाद वाले पे भी लगेगा। अब एक बात समझते हैं ये क्या होता है सब्सटेंस बेस वगैरह, इसको आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। टॉप अप टैक्स किसको बोलते हैं? द जुरिस्डिक्शनल टॉप अप टैक्स फॉर द जुरिस्डिक्शन फॉर फिस्कल ईयर इज इक्वल टू और पॉजिटिव अमाउंट इफ एनी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? जुरिस्डिक्शनल टॉप अप टैक्स जितना एक्सेस प्रॉफिट होगा उस पे टॉप अप परसेंटेज ले लीजिए। टॉप अप परसेंटेज कितना बोलेंगे? मिनिमम 15% है, ठीक है। इफेक्टिव टैक्स रेट मान लो वहां 5% है तो 10% है, ये टॉप अप टैक्स आ गया। The excess profit of jurisdiction is to the positive amount if any computed in accordance with the following formula। excess profit कैसे निकालेंगे? जो भी आपका net global income है माइनस सब्सटेंस बेस्ड इनकम एक्सक्लूजन कर दीजिए। अब एक बात समझना, इसको आप इस वाले पॉइंट को आप छोड़ भी दे सकते हैं। उसके बाद डी मिनिमाइज एक्सक्लूजन क्या होता है? द ग्लोबल रूल एट द election of the filing constituent entity provide a jurisdiction exclusion for the LTCE of M&E group on the meeting the following criteria। The average global revenue of such jurisdiction is less than 10 million है करके, तो उसको आप छोड़ दीजिए। and the average global income or loss of such jurisdiction is or loss is less than 1 million है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप छोड़ दीजिए। तो उनके लिए एक बात बताऊं, ये जो अपन ने पढ़ा ना, ये ग्लोबल रूल जो अपन ने बोला 15% टैक्स लगेगा, उसमें उन वाले जुरिस्डिक्शन को छोड़ा जाएगा जिसपे जो छोटे छोटे हैं, कि जिन जुरिस्डिक्शन में आपका जो भी रेवेन्यू है करके, ठीक है, एवरेज ग्लोबल रेवेन्यू ऑफ सच जुरिस्डिक्शन मींस उस जुरिस्डिक्शन से जो रेवेन्यू हो रहा है वो लेस देन 10 मिलियन यूरोज है, एंड उसके साथ साथ में आपका जो भी इनकम या लॉस है वो 1 मिलियन यूरो से कम है, तो उस वाले जुरिस्डिक्शन को छोड़ दो, वहां पे फिर ये मिनिमम टैक्स 15% वाला नहीं लगेगा करके, ठीक है। तो देखिए ये वाले टॉपिक में आपको इतना याद रखना है, अगर आप इतना याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो आपको अल्टीमेटली याद इसमें जो नंबर रखने हैं,
जो नंबर है वो याद रखने हैं सबसे पहले कि पिलर 1 कब लगेगा, तो वो वाला पिलर 1, उसमें ध्यान रखना है 10% तक रूटीन प्रॉफिट है, 10% के ऊपर वाले में से 25% जो रहेगा वो अपन अलोकेट करेंगे उन वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी को जहां पे आपका नेक्सस टेस्ट फुलफिल होता है करके, ठीक है। ये आपका पिलर नंबर 1 का अमाउंट ए है। उसके बाद पिलर 2 की बात करते हैं जो कि आपका ग्लोबी एंड एसटीटीआर है। ग्लोबी रूल क्या बोलता है कि भैया हर जुरिस्डिक्शन में आपको, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बोल सकते, जुरिस्डिक्शन बोल देते हैं, हर जुरिस्डिक्शन में आपको जो है वो बेटा मिनिमम टैक्स है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स आपका 15% तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो अपन उस पर टॉप अप टैक्स लगाएंगे। और एसटीटीआर क्या बोलता है कि जब एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में पेमेंट हो रहे हैं ना, तो वहां पे एटलीस्ट 9% है वो एसटीटीआर रहेगा, 9% है वो तो टैक्स लगना ही चाहिए, अगर नहीं लग रहा है तो फिर लगेगा करके, जैसा अपन ने एग्जाम्पल में सीखा था। अब इसमें एक चीज ये आप ध्यान रख लेना, ये जो 3 चीजें कि एक तो तुम्हारा ये क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स क्या होता है, जिसको अपन क्यूडीएमटीटी बोलेंगे। क्यूडीएमटीटी का एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि यूनिलीवर यूके का ग्रुप है। अब यूनिलीवर यूके का ग्रुप है, अब उसका यूके में भी पेरेंट एंटिटी यूके में है, उसका एंटिटी इंडिया में भी है, उसका एंटिटी पाकिस्तान में भी है, उसका एंटिटी दुबई में भी है। और दुबई में टैक्स कम लगता है, तो दुबई में टैक्स कम लगता है, दुबई में 5% टैक्स लगता है, बट हर जुरिस्डिक्शन में अब मिनिमम 15% टैक्स लगना चाहिए। तो दुबई को ही बोला जाएगा कि दुबई के पास राइट है कि दुबई क्या करेगा, टॉप अप टैक्स ले लेगा 10%। अगर दुबई ले लेता है तो उस पर्टिकुलर टैक्स को बोला जाएगा, उस रूल को बोला जाएगा क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स, क्यूडीएमटीटी। लेकिन अगर मान लो दुबई नहीं लेता है तो दूसरा राइट जाता है सीधा यूके के पास, कि यूके क्या करेगा, 10% टैक्स ले लेगा दुबई की कंपनी से, जो कंपनी की जो इनकम है उस पर। बट अगर यूके भी नहीं लेता है तो फिर इंडिया और पाकिस्तान के पास में जाएंगे और वो टैक्स ले सकते हैं, और उसको बोला जाएगा यूटीपीआर करके, ठीक है। चलिए, ये जो टॉपिक है मैंने ट्राई किया इसको थोड़ा सिंपल बनाने का, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ सिंपल टॉपिक। अगर आप कभी भी मॉड्यूल देख के पढ़ोगे, मैंने चीजें नो डाउट सब मॉड्यूल से ही ली है, बट मैंने ट्राई किया कि इसको थोड़ा सा आपके दिमाग में चला जाए, जिससे कि एग्जाम में अगर कोई एमसीक्यू वगैरह आए तो उसको आप हैंडल कर पाओ। और ये जो आपने इसके लिए इन्वेस्ट किया है आधे घंटे का टाइम, आधे घंटे 40 मिनट का जो टाइम इन्वेस्ट किया है, ये आपका वेस्ट ना लगे। जब एमसीक्यू आए आप आंसर लिख के आओ, 2 मार्क्स है वो आपको मिले, और वो 2 मार्क्स है उसके लिए ये 30-40 मिनट का टाइम है। और क्योंकि एमसीक्यूज ऑप्शन में तो कोई छोड़ नहीं सकते, जितने भी एमसीक्यू है वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे, तो ये मैंने आपको यहाँ पे कराया। तो अपने एमसीक्यू कौन से बच गए थे, तो मैं बताऊं, पहला वाला एमसीक्यू आपका हो गया था यहाँ पे अपने पास, जो अपन एमसीक्यू देख रहे थे उसमें आपका पहला एमसीक्यू हो गया था, दूसरा एमसीक्यू भी हो गया था, तीसरा क्या है देखिए करके, ठीक है। मिनिमम टैक्स रेट इन पिलर 2 में क्या है, तो देखो ग्लोबी जो रूल है उसके हिसाब से आपका 15% टैक्स होना चाहिए, और एसटीटीआर में 9% है, तो ग्लोबी रूल में 15%, एसटीटीआर 9%, तो डी इज द राइट आंसर। थर्ड का जो डी है, वाओ, थर्ड का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4, विच रूल इम्पोज अ टॉप अप टैक्स ऑन द पेरेंट एंटिटी। पेरेंट एंटिटी को टैक्स भरना पड़ेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी लोकेटेड इन लो टैक्स जुरिस्डिक्शन। अगर दुबई में कोई कंपनी है तो दुबई टैक्स लेती है, वो तो डोमेस्टिक वाला हो गया। अगर दुबई नहीं ले रही है, दुबई 5% ही लेती है, बट 15% लगना चाहिए, तो 10% टॉप अप टैक्स। ऐसा कौन सा रूल है जिसमें पेरेंट एंटिटी पे करेगी, तो मैं बोलूं उसको इनकम इंक्लूजन रूल बोलता है, उसको इनकम इंक्लूजन रूल बोलते हैं। और अगर दुबई ले लेती तो उसको बेटा क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स, या जिसको क्यूडीएमटी बोलते हैं। अब एक बात समझना, अगर मान लो दुबई भी नहीं ले रहा है और यूके भी नहीं ले रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान ले सकता है, उसको क्या बोलते थे, उसको यूटीपीआर बोलते थे, अंडर टैक्स पेमेंट रूल। तो इसका राइट आंसर आपका है वो बी रहेगा, तो बी इज द राइट आंसर, दैट इज आपका इनकम इंक्लूजन रूल, या जिसको आईआरआर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको कराया। ये जितने भी एमसीक्यूज है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, वहां पे आपको एमसीक्यू का फाइल भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे जाइए bbvirtuals.com पे, वहां पे आपको जो है वो एमसीक्यूज का यहाँ पे फाइल मिल जाएगा, जो भी है ICAI MCQ फॉर CA इंटर एज वेल एज ICAI MCQ एंड केस स्टडी फॉर CA फाइनल, ये आपको मिल जाएगा करके, ठीक है। चलिए, तो आज का ये लेक्चर था जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, एक तो हमने 5 न्यू केस लॉज थे वो डिस्कस किए, कुछ हमने नोटिफिकेशन सर्कुलर भी डिस्कस किए, और बाकी आपका ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था, ये वाला टॉपिक आपके सामने मैंने डिस्कस किया। आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, थोड़ा ऐसा लगा होगा ये क्या हो रहा है करके, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है, बट मैं बताऊं ऐसा होने वाला है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज़ें हैं, जब आप आगे देखोगे 2-4 साल बाद आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो ये सब चीज़ें हो रही होगी, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट पीपल, इट्स दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। विल सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। थैंक यू।